हेलो फोक्स। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स की जो है आईसीएआई ने दोनों एमटीपीज रिलीज कर दी है। अच्छा, इस वीडियो में अपना पर्पस क्या रहेगा कि इन दोनों एमटीपीज में जो भी नए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा दूंगा। देखो, इसमें जो है अपने को टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4 5 6 छह ही क्वेश्चन हैं जो आपके काम के हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपको अपने क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो इन छह क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे तो आपको जो है बेसिकली वापस पूरी की पूरी एमटीपी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले अपन इन छह एमसीक्यूज को कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है अपन क्या करेंगे, पहले अपन इन छह क्वेश्चंस को कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है अपन क्या करेंगे, जो ऊपर एमसीक्यूज दे रखे हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के सी पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 का सी क्या कह रहा है समझना। 3 का सी अपने को बता रहा है कि भाई कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ विंटर टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन। एक नॉन रेसिडेंट क्या है, जर्मन कंपनी है, फॉर द प्रीवियस 24-25। अपने को जो है क्या दे रखा है, इनकम की डिटेल्स दे रखी है। अपने को क्या करना है, टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। आ जाओ निकालते हैं अपन। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि डिविडेंड इनकम ऑफ 12,50,000 फ्रॉम इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो डिविडेंड है 20% टैक्सेबल होगा अंडर 115A। तो देखो ये रहा भाई, डिविडेंड हो गया आपका आईएफआरएस का इनकम, और ये जो है क्या होगा 20% टैक्सेबल करा जाएगा। तो 12,50,000 का 20% कितना हो गया, 2,50,000। ईजी। सेकंड पॉइंट देखो, ये लोगों ने कहा कि भाई बिजनेस इनकम कितने की है, 8 लाख की है। तो बिजनेस इनकम ऑफ 8 लाख फ्रॉम यूनिट एस्टैब्लिश्ड एट मुंबई। तो ये देखो मेरी हो गई बिजनेस इनकम। अच्छा, ये जो बिजनेस इनकम है फॉरेन कंपनी की क्या होगी, नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ 35%। देखो ये रहा भाई, 8 लाख का 35% कितना हो गया, 2,80,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा कि भाई 5,50,000 का डिविडेंड मिला है ऑन जीडीआर ऑफ इंडियन कंपनी, ठीक है ना, इशूड अंडर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड परचेज बाय द नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी इन फॉरेन करेंसी थ्रू अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, 115AC लगेगा। और 115AC में जो डिविडेंड है क्या होगा, 10% में टैक्सेबल करा जाएगा। तो देखो ये रहा भाई, ये जो 5,50,000 का डिविडेंड मिला है जीडीआर पे, ये जो है डिविडेंड की इनकम मान लेंगे, और इस पे क्या होगा 10% टैक्स लगेगा अंडर 115AC। कितना हो गया, 55,000 हो गया। 115AC जो है अपन ने एनआर टैक्सेशन में पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं भाई, 8% डिबेंचर्स ऑफ 20 लाख रिसीव फ्रॉम द इंडियन कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ। तो ये क्या है, एफटीएस है। तो ये जो 20 लाख है ये क्या माना जाएगा, ये आपका जो है एफटीएस माना जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में मुझे ये नहीं बता रखा कि भाई अग्रीमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है कि नहीं है। तो अपन ये मानेंगे कि भाई जो अग्रीमेंट है वो अप्रूव नहीं है। अकॉर्डिंगली जो 20 लाख का एफटीएस है वो क्या होगा, वो जो है 115A में 20% पे टैक्सेबल नहीं करा जाएगा। इसको अपन क्या करेंगे, इसको जो है अपन नॉर्मल टैक्स रेट से जो है क्या करेंगे, नॉर्मल टैक्स रेट से जो है टैक्सेबल करेंगे। तो 20 लाख का 35% कितना हो गया, 7 लाख हो गया। तो आपको एक चीज पता है कि भाई 115A में जो आपका एफटीएस है और जो आपका रॉयल्टी है, उस पर आपको जो है अगर 20% क्या करना है, कंसेशन रेट लेना है, तो जो आपका अग्रीमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो चलो, इस चीज को अपन जो है देख लेते हैं 115A के अंदर। तो 115A में ले चलता हूँ मैं आपको, और 115A में जो है अपन ने ये चीज बहुत अच्छी तरह पढ़ रखी है। देखो ये रहा भाई, टैक्स रेट ऑन रॉयल्टी एंड एफटीएस, टैक्स रेट ऑन रॉयल्टी एंड एफटीएस ऑफ एनआर एंड फॉरेन कंपनी 115A में जो है कब टैक्सेबल करा जाएगा, जब बेसिकली जो अग्रीमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, अप्रूव्ड है। तो अगर जो है अग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होता है तो उस केस में क्या होता है, 20% टैक्स लगता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव नहीं है तो फिर क्या लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। तो यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा, यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा था, तो अपन ने ये माना कि भाई ये जो आपका अग्रीमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुनो भाई, जो आपका एनआर है उसको क्या मिला है, 8% डिवेंचर्स मिले, 20 लाख के 8% डिवेंचर्स मिले। कब मिले थे भाई, 1 अक्टूबर को मिले थे, 1 अक्टूबर 24। तो बेसिकली इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो 20 लाख का जो है 8%, ठीक है ना, 20 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स के लिए। तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो इंटरेस्ट का इनकम है वो कितना बनेगा, देखो ये रहा भाई, जो आपका इंटरेस्ट का इनकम है वो बनेगा आपका 80,000। अब ये जो 80,000 है, ये जो आपका 80,000 है, ये भी क्या करा जाएगा, ये भी जो है 35% पे टैक्सेबल करा जाएगा। तो देखो ये रहा भाई, 80,000 का 35% कितना हो गया, 28,000 हो गया। अच्छा, ये जो आपका इंटरेस्ट है, ये जो आपका इंटरेस्ट है 115A में क्यों नहीं कवर्ड है भाई, 115A में इसलिए कवर्ड नहीं है क्योंकि बेसिकली ये जो आपका क्या है डेट था, ये जो है इंडियन करेंसी में था। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ भाई, 115A में जो आपका इंटरेस्ट है, 115A में जो आपका इंटरेस्ट है वो बेसिकली 5% में कब टैक्सेबल करा जाता है भाई, 5% 20% में कब टैक्सेबल करा जाता है, जब बेसिकली वो क्या ले रखा है अपन ने, जो एनआर ने लोन दे रखा था, जो एनआर ने क्या करा था, लोन दे रखा था, वो बेसिकली फॉरेन करेंसी में दे रखा था। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर अपन देखें तो इंडियन कंपनी ने क्या करा है, इंडियन कंपनी ने जो है बेसिकली सर्विसेज रिसीव करी है, इंडियन कंपनी ने सर्विसेज रिसीव करी थी एफटीएस की, उसके बदले में क्या करा है, उसके बदले में जो है, उसके बदले में डिवेंचर्स इशू करे गए हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो इंडियन कंपनी है, क्या उसने फॉरेन करेंसी में बोरिंग करी है क्या, अरे उसने फॉरेन करेंसी में बोरिंग नहीं करी। तो फॉरेन करेंसी में बोरिंग नहीं करी, देयरफॉर ये जो आपका 5% है और ये जो आपका 20% है ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, फॉरेन करेंसी, यहाँ देखो क्या दे रखा है, फॉरेन करेंसी। तो इसका मतलब ये कि भाई जो इंटरेस्ट है ना, ये जो आपका क्या है इंटरेस्ट है, 80,000 का जो इंटरेस्ट है वो 115A में टैक्सेबल नहीं होगा। देखो क्या होगा, 35% में अपन टैक्सेबल करेंगे, जो आपका क्या है फॉरेन कंपनी का नॉर्मल टैक्स रेट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखें तो इन लोगों ने कहा इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी अमाउंटिंग टू 10 लाख फ्रॉम द इंडियन कंपनी इन परजुएंस ऑफ द अग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ आ गई।
तो रॉयल्टी की इनकम हुई है 10 लाख की, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या है अप्रूव्ड है, तो 115A में क्या होगा 20% टैक्सेबल करा जाएगा। अच्छा, डीटीडब्ल्यू बोलता है 22% टैक्सेबल होगा। तो बेसिकली जब भी इंडिया ने किसी कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू कर रखा होता है तो एनआर पे जो है प्रोविजन लगते हैं विच एवर इज बेनिफिशियल वाले। तो इनकम टैक्स एक्ट बोला है कि भाई 20% टैक्सेबल होगा, डीटीडब्ल्यू बोला है कि भाई 22% टैक्सेबल होगा। तो बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिशियल है इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या होगा, ये 20% टैक्सेबल करा जाएगा। तो देखो ये रहा भाई, जो आपका रॉयल्टी का इनकम है 10 लाख का, ये जो है आपकी रॉयल्टी की इनकम मनी कितने की 10 लाख की, रॉयल्टी की इनकम मनी 10 लाख की, ये क्या करी जाएगी 20% टैक्सेबल करी जाएगी अंडर 115A। तो अपन ने क्या करा, सारे के सारे जो भी क्या था टैक्स था उनका टोटल करा, कितना आ गया 15,13,000। इस पर अपन ने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो आपका जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया 15,73,520। अच्छा, अपन ने जो इनकम थी उसका टोटल करा, तो आपका जो है जीटीआई कितना निकल के आ गया, जीटीआई निकल के आ गया 56,80,000। अच्छा, बात समझ आ गई। क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि भाई जो आपका रॉयल्टी इनकम है 44DA से कवर नहीं है, ये जो है 44DA से कवर नहीं है, मतलब इस पर आप क्या कर सकते हो 115A बिल्कुल लगा सकते हो। इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपन 4K के फर्स्ट पे। भाई 4K का फर्स्ट समझना क्या कह रहा है भाई, टीडीएस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है समझना। मैसर्स क्रिस्टल वॉश प्राइवेट लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ वॉशिंग पाउडर एंड बार्स। उसने क्या करा है, एजेंट को हायर करा है टू प्रमोट एंड बूस्ट सेल्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय पेइंग देम इंसेंटिव्स एंड कमीशन। तो एक कंपनी है, उसने क्या करा है, एक पर्सन को हायर करा है। अच्छा, इस पर्सन को कमीशन भी दिया जाता है, मतलब 194H में टीडीएस कटेगा, इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, मतलब 194R में टीडीएस कटेगा। अब सुनो, इन लोगों ने कहा ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25 मिस्टर मोहन कुमार अ रेसिडेंट इंडिविजुअल वर्कड एज ए एजेंट फॉर द कंपनी। कंपनी ने क्या करा है 1,55,000 का कमीशन पे करा है, कब 21 जुलाई 2024 को, फॉर अचीविंग द सेल्स टारगेट ऑफ Q1। अच्छा, फिर उसके बाद 1,80,000 का कमीशन पे करा गया है 10 जनवरी 2025 को, फॉर अचीविंग द सेल्स टारगेट ऑफ Q3। आ जाओ देखो भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखो आपने जो है 194H पढ़ रखा है, और 194H ये बोलता है कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, तो अगर आप कमीशन पे कर रहे हो और कमीशन का अमाउंट 15,000 से ज्यादा है तो आपको जो है टीडीएस काटना है 5% का। अच्छा, 5% की रेट कब तक एप्लीकेबल है, 30 सितंबर 2024 तक एप्लीकेबल है। 30 सितंबर 2024 के बाद अगर जो है कमीशन दिया जा रहा है तो बेसिकली जो आपका टीडीएस का रेट है वो कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो सुनो मेरी बात, अपन ने जो है पहला कमीशन कब दिया है, 1,55,000 का दिया है, और कब दिया है अगर अपन देखें 30 जून 2024 या उससे पहले दिया है, तो रेट क्या लगेगी 5% लगेगी। तो देखो ये रहा भाई, 1,55,000 का क्या हो जाएगा 5% टीडीएस कटेगा। और सेकंड कमीशन जो आपने पे करा है 1,80,000 का, कब पे करा है आपने, जनवरी 2025 में पे करा है, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा 2% टीडीएस कटेगा। तो देखो ये रहा भाई, 155 का तो 5% हो गया, और 180 का क्या हो गया 2% हो गया, तो आपका टोटल टीडीएस कितना हो गया 11,350। वेरी इजी। आगे देखो, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कंपनी ने क्या करा है, इस पर्सन को, कंपनी ने जो है इस पर्सन को क्या करा है, इंसेंटिव्स पे करे हैं 1,60,000 के, और कब पे करें 15 जनवरी 2025 को पे करें हैं। इसके साथ साथ 80,000 का अपन ने क्या करा है, लैपटॉप भी गिफ्ट करा है। तो 160 प्लस 80 कितना हो गया 240 हो गया। तो बेसिकली आपने 194R पढ़ रखा है, और 194R क्या बोलता है कि भाई आपको क्या करना है 10% टीडीएस काटना रहेगा। आपको जो है 10% का क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना रहेगा, अगर जो आपका इंसेंटिव का अमाउंट है 20,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 2,40,000 का 10% कितना हो गया, ये हो गया आपका 24,000। तो आपका जो है टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गया भाई, 194H आपको समझ में आ गया, एंड 194H के साथ आपने जो है 194R की भी एप्लीकेबिलिटी देख ली। वेरी इजी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ देखो क्या कह रहा है। ये लोगों ने कहा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है अपने को, ये वाला करना है फोर्थ का भी। तो देखो फोर्थ का भी बहुत आसान है समझना। ये लोगों ने कहा कि देखो पीसीआईएल क्या है, एक इंडियन कंपनी है, हैविंग इट्स हेड ऑफिस एट चेन्नई। एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, चेन्नई में है। फॉर द प्रीवियस 24-25 अपने को जो है इसकी डिटेल्स रखिए कि भाई इसने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को एंटर करा है। पहले देखो भाई, सकुरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ होल्ली ओन सब्सिडी ऑफ पीसीआईएल हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन जापान। तो सकुरा जो है एक फॉरेन की कंपनी है। अच्छा, और इन लोगों ने कहा कि भाई सकुरा क्या है, पीसीआईएल की होल्ली ओन सब्सिडी है, तो बेसिकली क्या बन गए, एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए। तो बेसिकली आपके ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब सुनो भाई, इट इज करंटली पेइंग अ रॉयल्टी ऑफ $3 मिलियन, ठीक है ना, पर एनम टू पीसीआईएल फॉर द सप्लाई ऑफ नो हाउ। तो जो आपका इंडियन कंपनी है उसको नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से क्या मिल रहा है, $3 मिलियन की रॉयल्टी मिल रही है। अच्छा, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इस रॉयल्टी की आमलेन प्राइस कितनी है, इस रॉयल्टी की आमलेन प्राइस है 4 मिलियन। तो बेसिकली इंडियन कंपनी ने क्या कर रखा है, अपना रेवेन्यू 3 मिलियन दिखा रखा है, लेकिन आमलेन प्राइस होना चाहिए 4 मिलियन। तो बेसिकली मेरा जो है बोले तो इंडियन कंपनी की जो है इनकम में कितना एडजस्टमेंट करा जाएगा, इंडियन कंपनी की जो इनकम है $1 मिलियन से बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, $1 की रेट क्या दे रखी है, 82 दे रखी है। तो देखो ये रहा भाई, इनकम कितने से बढ़ेगी, यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो आपकी इनकम है वो कितने से बढ़ेगी, ये रहा $1 मिलियन इंटू मैंने करा 82, तो कितना आ गया 820 लाख से जो है आपकी इनकम बढ़ा दी जाएगी। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जो आपका इंडियन कंपनी है उसकी इनकम कितने से बढ़ेगी, उसकी जो इनकम है 820 लाख से बढ़ा दी जाएगी। अब आगे देखो, दूसरी कंपनी की बात कर रहा है ये भाई, पीसीआईएल ने क्या करा है, बोरो करा है सम इक्विवेलेंट टू 220 करोड़ फ्रॉम ओरियन कैपिटल इनकॉर्पोरेशन दुबई। तो इंडियन कंपनी ने क्या करा है, दुबई की एक कंपनी से जो है 220 करोड़ पैसा बोरो करा है। आपने जो है एक प्रोविजन पढ़ रखा है मेरे साथ कि भाई अगर एक एंटरप्राइज क्या करती है, दूसरी एंटरप्राइज को लोन देती है, एंड जो लोन का अमाउंट है
वो एटलीस्ट 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ अदर एंटरप्राइज हो जाता है, तो दोनों एंटरप्राइज क्या मान ली जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाएगी। अब सुनो भाई, इंडियन कंपनी ने क्या करा है, 220 करोड़ का लोन लिया है। इंडियन कंपनी ने 220 करोड़ का लोन लिया है। चलो मुझे बताओ, इंडियन कंपनी के बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स कितना है, तो इनको टोटल करो कितना आ रहा है भाई, 270 प्लस 25 प्लस 35 करो, 270 प्लस 25 प्लस 35 करा, कितना आ गया ये आ गया आपका 330, ये हो गया 330 करोड़। तो जो आपका इंडियन कंपनी है उसके बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट है 330 करोड़। अच्छा, और लोन कितने का लिया मैंने, 220 करोड़ का लिया, तो कितना परसेंटेज हो गया भाई, 220 डिवाइड बाय 330 इंटू मैंने 100 करा, कितना आ गया ये निकल के आ गया आपका 66.67%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो दोनों एंटरप्राइज क्या बन जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या करे समझना, तो इंडियन कंपनी ने दुबई वाली कंपनी से पैसा क्या कर रखा है, बोरो कर रखा है, दोनों क्या बन गई है, एसोसिएट एंटरप्राइज बन गई है। अब सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दुबई वाली कंपनी ने क्या करा है, इंटरेस्ट चार्ज करा है एट द रेट ऑफ 8%, और पीसीआईएल ने क्या करा है, इंटरेस्ट पे करा है कितने का, 17.6 करोड़ का। अच्छा, क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि भाई जो आपका इंटरेस्ट का एएलपी है वो कितना होना चाहिए, 7% होना चाहिए। भाई वापस समझना, क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि भाई दुबई वाली कंपनी ने क्या करा था, लोन दिया था इंडियन वाली कंपनी को, तो इंडियन कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, तो इंडियन कंपनी ने क्या करा है, 8% का इंटरेस्ट पे करा है, जबकि पे कितना करना चाहिए था, 7% करना चाहिए था। तो इंडियन कंपनी की इनकम कितने से बढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात है, इंडियन कंपनी ने क्या कर रखा है, एक्सेस 1% जो है बुक कर रखा है, तो 17.6 डिवाइड करा मैंने 8% इंटू करा मैंने 1%, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो इंडियन कंपनी है उसकी इनकम में अपन को क्या करना है, बढ़ाना है। देखो ये रहा अपन ने करा ये कितना निकाला, 2.2 करोड़ निकाला, तो 17.6 अपन ने करा 17.6 डिवाइड बाय करा मैंने 8% और इंटू करा मैंने 1%, कितना आ गया ये निकल गया 2.2 करोड़। तो इंडियन कंपनी ने क्या करा है, 2.2 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सेस पे कर रखा है। अच्छा, इंडियन कंपनी ने क्या करा होगा, ये जो इंटरेस्ट है अपने पीएल में से लेस कर रखा होगा, तो अपन क्या करेंगे, 2.2 करोड़ से उसकी इनकम को बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गई, तो देखो ये रहा कि भाई एक्सेस पेमेंट ऑफ 2.2 करोड़, ठीक है ना, एक्सेस पेमेंट जो है क्या करा गया है, 2.2 करोड़ का करा गया है, तो बेसिकली ये क्या करा जाएगा, ये जो है इंडियन कंपनी की इनकम में इंक्रीज कर दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, बात समझ में आती है। अच्छा, आगे बढ़े, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा कि भाई इंडियन कंपनी ने क्या करा है, गुड सप्लाई करें किसको, एक सिंगापुर वाली कंपनी को। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई द पेड अप कैपिटल ऑफ सिंगापुर वाली कंपनी कितना है, 92 करोड़ है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो इंडियन कंपनी है वो कितना शेयर होल्ड करती है, 22 करोड़ का होल्ड करती है। तो मुझे बताओ, मैंने जो है आपको एक प्रोविजन पढ़ा रखा है, कि भाई अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज का एटलीस्ट 26% वोटिंग पावर होल्ड करती है तो दोनों एंटरप्राइज क्या बनेगी, एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगी। अपने केस में अगर अपन देखें तो जो आपका इंडियन कंपनी है, ठीक है ना, वो क्या करता है, 22 करोड़ के शेयर होल्ड करता है। अच्छा, सामने वाली कंपनी के टोटल शेयर्स कितने के हैं, 92 करोड़ के हैं, तो 22 डिवाइड बाय 92 इंटू 100 करो, कितना आ गया ये आ गया 23.91% आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। अब एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस भी अप्लाई नहीं होंगे। वेरी इजी, आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन अपन से पूछा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वेरियस ट्रांजैक्शंस एंटर इनटू बाय द कंपनी एंड डिटरमिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस। तो अपन ने क्या करा, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी बता दी। क्वेश्चन ने कहा कि 94B को आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपन से। अब चलते हैं अपन फिफ्थ के बी पे चलते हैं, सॉरी फिफ्थ के ए के 2 पे चलते हैं, ठीक है ना, फिफ्थ के ए के 2 पे चलते हैं। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। देखो इन लोगों ने कहा कि भाई एसएससी हैज टेकन एन इंजन ऑन लीज अंडर द अग्रीमेंट विद द फॉरेन कंपनी। तो एक इंडिया का एसएससी है, उसने क्या करा है, एक फॉरेन कंपनी से क्या करा है, कोई इंजन किराए पे लिया है। अच्छा, तो फॉरेन कंपनी जो है जर्मन की रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी का इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फॉरेन कंपनी का जो है पैन नंबर भी नहीं है। अच्छा, एसएससी कंपनी ने क्या करा, 10% का टीडीएस काटा। एसएससी ने जो है क्या करा, 10% का टीडीएस काटा। तो टीडीएस कितना कटा गया है, 10% का जो है टीडीएस कटा गया है। अब सुन मेरी बात, एसएससी ने क्या करा, फॉरेन कंपनी से जो है इंजन लीज पे रखा है, तो एसएससी क्या करेगी, रेंट का पेमेंट करेगी। अच्छा, एसएससी कंपनी ने क्या करा, पेमेंट करते समय 10% का टीडीएस काट लिया, और 10% किस बेसिस पे काटा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ डीटीडब्ल्यू बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। अब सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउएवर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंटेंडेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ फर्निशिंग ऑफ पैन, जो टीडीएस है वो आपका हाई रेट से करना चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई देखो सामने वाली फॉरेन कंपनी का पैन नंबर नहीं है, तो आपको जो है टीडीएस क्या करना चाहिए था, हाई रेट से काटना चाहिए था, मतलब 10% की जगह 20% से काटना चाहिए था। अब अपने को ये बताना है कि भाई जो डिपार्टमेंट कह रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू का मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सिंपल सी बात ये है कि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब भी डीटीडब्ल्यू एंटर हो रखा होता है तो विचएवर इज बेनिफिशियल प्रोविजन अप्लाई होते हैं। अच्छा, डीटीडब्ल्यू कह रहा है कि 10% टीडीएस कटेगा, इनकम टैक्स कहता है कि 20% टीडीएस कटेगा, तो विचएवर इज बेनिफिशियल क्या है, विचएवर इज बेनिफिशियल है 10%। तो बेसिकली जो आपका टीडीएस है, वो क्या होगा, जो टीडीएस है वो आपका 10% पे ही कटेगा। देखो ये रहा भाई, अकॉर्डिंगली द कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है ना, कंटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट। तो डिपार्टमेंट जो कह रहा है वो एकदम गलत है। तो आपने वही प्रोविजन बताया, आपने जो है पहले प्रोविजन बताया कि भाई देखो 206 अपने को ये बताता है कि भाई अगर पैन नंबर फर्निश नहीं करता है सामने वाला तो टीडीएस जो है आपका हाई रेट से कटेगा। फिर अपन ये बताएंगे कि देखो विच इज बेनिफिशियल प्रोविजन अप्लाई होते हैं एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 विच इज बेनिफिशियल प्रोविजन अप्लाई होते हैं। अकॉर्डिंगली आप ये बोलोगे कि भाई देखो जो डिपार्टमेंट कह रहा है वो गलत है, पढ़ लेना इसको।
तो जब भी केस लॉ टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरह से करने होते हैं मैंने आपको बता रखा है। भाई आप बताओगे कि भाई आपका जो है इशू क्या इन्वॉल्व है, फिर आपका प्रोविजन क्या लग रहा है, फिर एनालिसिस और कंक्लूजन दे दोगे तो आपको जो है पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अंदर लैंग्वेज जो है आप अपनी अपनी जो है क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो आपको जो है रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। भाई ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है आपका, दो क्वेश्चन बच रहे हैं, 6 का ए और 6 का बी। देखो 6 का ए एंड 6 का बी बच रहा है, तो 6 के ए पे आते देखो क्या कह रहा है समझना। भाई इंडिया और जेड टैक्स ट्रीटी प्रोवाइड्स दैट द आर्किटेक्चरल सर्विसेज आर टेक्निकल सर्विसेज एंड पेमेंट फॉर द सेम टू द कंपनी में बी टैक्स इन इंडिया। तो इंडिया और एक कंट्री जेड है, उन दोनों के बीच में क्या हो रखा है, उन दोनों के बीच में जो है एक टीटी हो रखी है, मतलब डीटीडब्ल्यू हो रखा है, और डीटीडब्ल्यू ये कहता है कि भाई आर्किटेक्चरल सर्विसेज जो है वो टेक्निकल सर्विसेज मानी जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल करी जाएगी। लेकिन डीटीडब्ल्यू ये कहता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चरल सर्विसेज किसने दी है, देखो क्या दे रखा है, हाउएवर इफ द प्रोफेशनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल देन द पेमेंट फॉर सच सर्विसेज आर टैक्सेबल ओनली इफ द फर्म हैज अ फिक्स प्लेस ऑफ बेस इज इंडिया और स्टे ऑफ पार्टनर एग्जिट 180 डेज। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कोई नॉन रेसिडेंट बंदा क्या करता है, इंडिया के किसी पर्सन को क्या करता है, आर्किटेक्चरल सर्विसेज देता है, तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर जिसने सर्विसेज दी है वो फर्म और इंडिविजुअल है, तो उस केस में ये जो सर्विसेज है इंडिया में टैक्सेबल तभी होगी, इंडिया में टैक्सेबल तभी होगी जब फॉर एग्जांपल उस फर्म का क्या है, उस फर्म का इंडिया के अंदर फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, या फिर फर्म के पार्टनर्स का जो है इंडिया में स्टे कितना है, एक्सिडिंग 180 डेज है। वापस समझना, भाई टीटी ने ये कहा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चरल सर्विसेज दी गई है, भाई किसी नॉन रेसिडेंट ने क्या करा है, आर्किटेक्चरल सर्विसेज दी है किसी पर्सन इन इंडिया को, तो बेसिकली जो आर्किटेक्चरल सर्विसेज है इंडिया में टैक्सेबल करी जाएगी। लेकिन फिर आगे जो है डीटीडब्ल्यू ये कहता है कि भाई अगर ये जो आर्किटेक्चरल सर्विसेज है किसने दी है, किसी फर्म या इंडिविजुअल ने दी है, तो इंडिया में टैक्सेबल तभी होगी जब बेसिकली फर्म का क्या है, इंडिया के अंदर पीई है, या फिर फर्म के पार्टनर जो है एक्सिडिंग 180 डेज रहते हैं। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा सुनो मेरी बात। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना। भाई फॉरेन की एक कंपनी है, ठीक है, देखो क्या रखा है, मेसर्स डिजाइन स्पीयर इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन Z9। अच्छा, इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चरल सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, इट रिसीव्स एन ऑफर फ्रॉम द इंडियन कंपनी फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिजॉर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना। भाई ये जो क्या है, फॉरेन की कंपनी है, ठीक है ना, तो जो आपकी कंट्री जेड है, मतलब फॉरेन की कंपनी है, वो क्या कर रही है, इंडिया में आर्किटेक्चर सर्विसेज देना चाह रही है। अच्छा, एज पर डीटीडब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, एज पर डीटीडब्ल्यू क्या हो जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इस फॉरेन कंपनी ने क्या करा, टैक्स को बचाने के लिए क्या करा, फॉरेन कंपनी में जो है, फॉरेन कंट्री में एक फर्जी पार्टनरशिप फर्म खोली। देखो भाई द फॉरेन कंपनी फॉर्म्स अ पार्टनरशिप फर्म विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैविंग ओनली अ नॉमिनल शेयर, द फर्म एंटर्स इनटू द एग्रीमेंट। तो समझना मेरी बात, अगर ये फॉरेन कंपनी डायरेक्टली क्या करती, इंडिया वाली कंपनी को आर्किटेक्चर सर्विसेज देती, तो बेसिकली सर्विसेज क्या हो जाती, इंडिया में टैक्सेबल हो जाती, क्योंकि डीटीडब्ल्यू यही कहता है। तो बेसिकली इस फॉरेन कंपनी ने टैक्स को बचाने के लिए, इंडिया में टैक्स को बचाने के लिए क्या करा, इंडिया में टैक्स को बचाने के लिए एक पार्टनरशिप फर्म खोली फर्जी, ठीक है ना। तो बेसिकली इस फॉरेन कंपनी ने क्या करा, फॉरेन कंट्री में एक पार्टनरशिप फर्म खोली। अच्छा, अब जो सर्विसेज दी जा रही है वो पार्टनरशिप फर्म के थ्रू दी जा रही है। अच्छा, ऐसा क्यों करा जा रहा है, ऐसा बस इसलिए करा जा रहा है ताकि इंडिया में टैक्स ना लगे, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था, देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर सर्विसेज कौन देता है, एक फर्म देता है, तो इंडिया में टैक्सेबल कब होगी, इंडिया में जो है आर्किटेक्चरल सर्विसेज टैक्सेबल कब होगी, जब उस फर्म का क्या है, इंडिया के अंदर फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, या फिर फर्म के पार्टनर इंडिया में 180 डेज रहते हैं। अब देखो क्वेश्चन ने कहा कि भाई जो आपका क्या है, फॉरेन कंपनी है, उसने फॉरेन में एक पार्टनरशिप फर्म खोली। अच्छा, और इस पार्टनरशिप फर्म के थ्रू सर्विसेज दी जा रही है। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई जो फॉरेन के जो आपके ये जो आपके पार्टनरशिप फर्म के क्या थे, पार्टनर्स थे, वो इंडिया में लेस देन 180 डेज रहे। इसका सिंपल सा मतलब ये कि भाई ये जो क्या होगा, ये जो ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल होगा ही नहीं। अब सवाल आता है कि भाई क्या अपन गार को इन्वोक करके, टीटी के बेनिफिट को जो है डिनाई कर दें क्या। देखो क्या रखा है, डज द फर्म क्लेम द टीटी बेनिफिट एंड नो टैक्स वाज पेड इन इंडिया। तो अपन क्या बताएंगे, अपन सिंपली ये बताएंगे कि भाई देखो इस फॉरेन कंपनी ने क्या करा है, फॉरेन कंपनी ने जो है डीटीडब्ल्यू का मिसयूज करा है। भाई फॉरेन कंपनी ने क्या करा है, टैक्स को बचाने के लिए क्या करा था, पार्टनरशिप फर्म खोली थी फॉरेन कंट्री में। इस पार्टनरशिप फर्म का कोई भी दूसरा काम नहीं है एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स। अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे, गार को इन्वोक करेंगे एंड डीटीडब्ल्यू के बेनिफिट को डिनाई कर देंगे। बस वही चीज आपको बतानी है इधर, आप क्या करोगे वही चीज इधर बताओगे। तो इधर देखो क्या रखा है कि भाई फॉरेन कंपनी कंस्टिट्यूटेड अ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉरेन कंट्री विद वन ऑफ इट्स डायरेक्टर टेकन एज अ नॉमिनल पार्टनर इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया। अच्छा, द न्यूली फाउंड फर्म एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द इंडियन कंपनी व्हाइल द एक्चुअल मैन पावर एंड रिसोर्सेज वर सेकेंडेड फ्रॉम द कंपनी। अच्छा, फिर फर्म ने क्या करा, फर्म ने जो है डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट लेके इंडिया में जो है कोई टैक्स पे नहीं करा। तो अपन क्या बताएंगे, इट इज ऑब्वियस दैट देयर वाज नो कमर्शियल नेसेसिटी टू क्रिएट अ सेपरेट फर्म एक्सेप्ट टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट। तो फर्म का काम क्या था, फर्म का बस काम ये था कि भाई वो क्या करे, टैक्स को इवेट करे। अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे, गार को इन्वोक करेंगे। गार को इन्वोक करने के बाद क्या करा जाएगा, गार को इन्वोक करने के बाद डीटीडब्ल्यू के बेनिफिट को जो है इग्नोर करा जाएगा। अकॉर्डिंगली जो भी आर्किटेक्चर सर्विसेज का पेमेंट करा गया है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
अच्छा फिर आते हैं अपन 6 के बी पे। देखो 6 का बी क्या कर रहा है समझना, इन लोगों ने कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है समझना। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो कि भाई अग्रीमेंट हैज बीन मेड बिटवीन ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन अ फॉरेन कंपनी एंड यूनिकॉर्न लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी टू प्रोवाइड टेक्निकल नो हाउ। तो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में क्या हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है। अच्छा आप सुनो मेरी बात, फॉरेन कंपनी की सिस्टर कंपनी ने क्या करा है, एडवांस रूलिंग रिसीव करी है अबाउट अ सिमिलर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ अरेंजमेंट विद अनदर इंडियन कंपनी। तो अग्रीमेंट हुआ है ऑरेंज और यूनिकॉर्न के बीच में फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन की एक सिस्टर कंसर्न ने क्या करा था, सिमिलर टाइप ऑफ का अग्रीमेंट, सिमिलर टाइप का अग्रीमेंट करा था किसी दूसरी इंडियन कंपनी से। और ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन की सिस्टर कंसर्न ने क्या करा था, एडवांस रूलिंग ले ली थी विद रिस्पेक्ट टू दिस अग्रीमेंट। अब समझना क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ 350 करोड़ एंड एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, 120 करोड़ की होगी। अच्छा तो जो बेसिकली इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में अग्रीमेंट करा गया है उसका अपने को क्या बता रखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बता रखा है और एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी बता रखी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या इंडियन कंपनी एप्लीकेशन दे सकती है टू बोर्ड टू इशू सेम रूलिंग फॉर द यूनिकॉर्न लिमिटेड। मेरी बात बड़े ध्यान समझना, मैंने आपको बताया ना कि भाई ये तो ऑरेंज है और ये यूनिकॉर्न है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक अग्रीमेंट हुआ है टेक्निकल नो हाउ को प्रोवाइड करने का। अच्छा ऑरेंज की जो है एक सिस्टर कंसर्न है, उसने भी क्या करा था, एक दूसरी इंडियन कंपनी के साथ अग्रीमेंट करा था सिमिलर टाइप का। अच्छा इस अग्रीमेंट के लिए क्या करा था, इस अग्रीमेंट के लिए जो है क्या हुआ था, एडवांस रूलिंग ली गई थी। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या इस अग्रीमेंट के लिए, क्या इस अग्रीमेंट के लिए जो आपका इंडियन कंपनी है वो एडवांस रूलिंग ले सकता है क्या। तो अपन ने क्या पढ़ रखा है, अपन ने जो है बेसिकली ये पढ़ रखा है कि भाई एक रेसिडेंट क्या कर सकता है, एडवांस रूलिंग ले सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू वो कितना है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। बेसिकली जो आपका क्या है, जो आपका इंडियन कंपनी है वो क्या कर सकता है, बाकायदा एडवांस रूलिंग ले सकता है। तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या अपन एप्लीकेशन दे सकते हैं बोर्ड को, हम कहेंगे बिल्कुल यूनिकॉर्न लिमिटेड क्या कर सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है। फिर इसने कहा कि भाई एग्जामिन वेदर द बोर्ड कैन आस्क फॉर द सबमिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन अ डिसीजन ऑन अ रिलेटेड मैटर हैज ऑलरेडी बीन मेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्या जो आपका एडवांस रूलिंग का बोर्ड है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा सकता है क्या। तो अपन ने पढ़ रखा है, अपन ने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है कि भाई जो आपका बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है, जो आपका क्या है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है, उसके पास डीसी पावर है। डीसी पावर बोले तो भाई डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन, ठीक है ना। अच्छा कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इशूइंग कमीशंस। अकॉर्डिंगली जो आपका बोर्ड है वो क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मंगवा सकता है। तो यहाँ पे जो है अपन ये देख लिया कि भाई जो आपका इंडियन कंपनी है वो बाकायदा एडवांस रूलिंग ले सकती है। फिर जो आपका बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है वो क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है मंगवा सकता है, क्योंकि बोर्ड के पास क्या है, डीसी पावर है। तो यहाँ पे देखो जो जो अपन ने क्या करे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे थे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस को आपको करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो है कोई भी क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे सारे क्वेश्चन बहुत लल्लू हैं और जो है आपने ऑलरेडी क्या कर रखे होंगे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बैंक में कवर कर रखे होंगे। तो जो अपने को 6 क्वेश्चन करने थे वो अपने खत्म होते हैं। अब अपन जो है एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, आ जाओ अपन जो है एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। सबसे पहले केस स्टडी नंबर 1 पे आओ। देखो केस स्टडी नंबर 1 क्या कह रहा है समझना। केस स्टडी नंबर 1 बोल रहा है कि भाई राघव क्या है, एक एनआरआई है जिसकी एज क्या है 46 ईयर्स है। उसको जो है अपनी को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है ना, ऑफ द इनकम अर्न बाय हिम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25। इसने क्या करा है, इसने जो है 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर लिया है। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 2,40,000 का हुआ है। अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी कितने का है, 4 लाख का है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो शॉर्ट टर्म कैपिटल हुआ है इस पे क्या करा है, इसने एसटीडी पे करा है बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। मतलब ये जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल है ये क्या होगा, 111 से कवर्ड होगा। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ है ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है ना, ऑफ एन इंडियन कंपनी। यहाँ पे बता नहीं रखा कि भाई एसटीडी पे हुआ है कि नहीं हुआ है, देयरफॉर ये 112 से कवर नहीं होगा। मतलब ये बेसिकली सेक्शन 112 से कवर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं क्या। अब सुनो मेरी बात इसको क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। इसको जो है डिविडेंड मिला है फ्रॉम द इंडियन कंपनी। डिविडेंड कितने का मिला है, 90,000 का जो है डिविडेंड मिला है। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल हुआ है कितने का, 2,40,000 का। अब सुनो these shares were purchased in the convertible foreign exchange on 1st of June 2024 and sold on 30th of September 2024. He invested whole of the sale proceeds of 6 lakh in the shares of the Indian company. सुनो मेरी बात, भाई चैप्टर 12 के प्रोविजंस मैंने आपको करा रखे हैं, मैं आपको दिखा दूं क्या, मैं आपको जो है चैप्टर 12 के प्रोविजन दिखा देता हूं। देखो ये रहा, और चैप्टर 12 के प्रोविजंस में अगर अपन देखें तो क्या कवर होता है, आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल कवर होता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल हुआ है, तो ये बेसिकली चैप्टर 12 से कवर नहीं होगा, चैप्टर 12 से कवर नहीं होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, चैप्टर 12 ये आपको बोलता है कि भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है और अगर आप क्या कर देते हो, अगर आप जो है बेसिकली विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर, जो आपका क्या है नेट सेल कंसिडरेशन है, उसको जो नए शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको एग्जाम्पशन दे दिया जाएगा, जैसा आपको 54F में मिलता है। तो देखो ये जो अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है शॉर्ट टर्म कैपिटल की, ये तो अपने काम की नहीं है, ये तो अपने काम की नहीं है। ये जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल है क्या होगा, सीधा जो है 111 में टैक्सेबल होगा। अच्छा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ है कितने का, 4 लाख का। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई दीस शेयर्स वर परचेज इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, मतलब चैप्टर 12 से कवर्ड है। अच्छा
आपने परचेस करे थे कितने के, परचेस करे थे, देखो परचेस करे थे आपने 1 अक्टूबर 2021 को, एंड आपने बेच कितने पे दिए, आपने 8 लाख के बेच दिए। तो आपका सेल कंसिडरेशन कितना है, 8 लाख है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 8 लाख में से आपने क्या करा, 8 लाख में से आपने 5,50,000 क्या करा, 5,50,000 के नए शेयर्स ले लिए और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ले लिए। तो सीधी सी बात ये कि भाई आपको जो है एग्जाम्पशन दे दिया जाएगा, आपको जो है एग्जाम्पशन दे दिया जाएगा। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा भाई, आपकी नेट सेल कंसिडरेशन थी 8 लाख, आपने इन्वेस्ट करा है 5.5 और आपका कैपिटल कितना था 4 लाख था। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है एग्जाम्पशन का अमाउंट पता चल जाएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट ये पूछा है कि भाई चैप्टर 12 में आपका कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्सेबल होगा, तो 4 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है और आपको एग्जाम्पशन कितने का मिलेगा भाई, 8 में से आपने 5.5 इन्वेस्ट कर दिया इंटू 4 लाख, तो 4 लाख माइनस दिस करा तो आपका कितना निकल के आ गया 1,25,000। तो आपका जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्सेबल कितना होगा 125 होगा, वेरी इजी। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन सेकंड पॉइंट पूछ रहा है कि जो डिविडेंड की इनकम है, जो डिविडेंड की इनकम है वो किस रेट पे टैक्सेबल होगी, अज्यूमिंग ही ऑप्ट आउट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 12। तो जो आपका डिविडेंड का इनकम है, एनआर का जो डिविडेंड का इनकम है वो क्या होता है, वो जो है सिंपल सी बात ये है कि भाई 115 ए में 20% पे टैक्सेबल होता है। तो डिविडेंड कितने का है, डिविडेंड जो है आपका 90,000 का है, तो 90,000 का 20% कितना हो गया, 90,000 का 20% हो गया बेसिकली 18,000, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तीसरा पॉइंट देखो भाई, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ राघव फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 अंडर चैप्टर 12। तो बेसिकली चैप्टर 12 में जो आपका चैप्टर 12 है यहाँ पे जो है राघव का टैक्स लायबिलिटी कितना होगा। देखो सीधी सी बात ये है कि जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल है, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल है 111A वाला, वो तो बेसिकली 111A से कवर होगा। अच्छा आपने बेचा कब है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपने बेचा है 30 जून 2024 को, मतलब ऑन और आफ्टर, मतलब ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो बेसिकली आपका जो टैक्स रेट है वो क्या होगा 15% की जगह 20% हो जाएगा। तो 2,40,000 का 20% टैक्स लगेगा। देखो ये रहा भाई 2,40,000 का क्या होगा, 2,40,000 का 20% टैक्स लगेगा। अच्छा जो आपका डिविडेंड है, जो आपको 90,000 का क्या मिला है, डिविडेंड मिला है, जो आपको 90,000 का क्या मिला है, डिविडेंड मिला है, तो 20% टैक्सेबल करा जाएगा। देखो ये रहा भाई 90,000 का जो डिविडेंड है वो क्या होगा 20% टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है चैप्टर 12 में, अपन ने पढ़ रखा है। देखो ये रहा चैप्टर 12 में अपन ने पढ़ रखा है कि जो भी आपके क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज एसेट होते हैं, उस पर जो भी आपको डिविडेंड मिलता है, जो भी आपको क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है, वो 20% टैक्सेबल करा जाता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपका जो डिविडेंड है वो 20% टैक्सेबल हो गया। अच्छा जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो कितना टैक्सेबल होगा, अपन ने कहा था भाई 125 टैक्सेबल होगा। किस रेट पे टैक्सेबल होगा भाई 12.5% के रेट से टैक्सेबल होगा, क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ है वो कब हुआ है, ट्रांसफर अगर अपन देखें तो कब हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रांसफर हुआ है अक्टूबर 24 को, मतलब ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, इन सबको सॉल्व करोगे उसमें जो है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 84,84890 निकल के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, कि भाई आप क्या हो इंडिविजुअल हो, और आपने क्या कर रखा है चैप्टर 12 रखा है। तो चैप्टर 12 में आपको जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलती, तो जो आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो जो है आपको चैप्टर 12 में नहीं मिलती। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, भाई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज नॉट अलाउड अंडर चैप्टर 12। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का जो है रिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई जो भी आपके अमाउंट है वो किस किस रेट से टैक्सेबल करे जाएंगे। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि भाई अज्यूम करो कि भाई ही ऑप्ट आउट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 12। क्या करा, चैप्टर 12 के प्रोविजन से ऑप्ट आउट कर लिया, एंड इसकी अदर इनकम, इसकी जो अदर इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो मुझे बताओ क्या क्या होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जो आपका क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल है वो तो 20% टैक्सेबल होगा, जो आपका क्या है डिविडेंड है वो तो 20% टैक्सेबल होगा अंडर 115A। अच्छा जो आपका क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल है, वो क्या होगा 112 से कवर होगा, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल से वो क्या होगा 112 से कवर होगा। ठीक है ना, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो 112 से कवर होगा। अच्छा अगर आप क्या करते हो, अगर आप चैप्टर 12 के प्रोविजंस ले लेते हो तो फिर जो है 112 नहीं लगेगा, फिर जो है आपका बेसिकली 112 नहीं लगेगा। वहां पे तो क्या हो जाएगा, वहां पे जो है ये वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, वहां पे जो है क्या हो जाएगा ये वाला प्रोविजन अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अज्यूम करो कि भाई आपने क्या है चैप्टर 12 से ऑप्ट आउट कर लिया है, तो सीधी सी बात ये कि जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल है क्या होगा 112 से कवर करा जाएगा। अच्छा 112 में जो आपकी रेट है वो कितनी कर दी गई है 12.5% कर दी गई है। तो देखो ये रहा भाई 4 लाख का 12.5% करो कितना आ गया 50,000 आ गया। इन सबका मैंने टोटल करा प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई 120,640 की। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान रखना अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो जो है चैप्टर 12 से कवर्ड नहीं है तो जो है क्या लग जाएगा सेक्शन 112 लग जाएगा, और अगर चैप्टर 12 से कवर्ड है तो फिर कौन सा सेक्शन लगेगा, फिर जो है चैप्टर 12 के प्रोविजंस लगेंगे, चैप्टर 12 के प्रोविजंस लगेंगे जहां पर 10% और 12.5% एज द केस में भी टैक्सेबल करा जाएगा। अच्छा और चैप्टर 12 में आपको क्या मिलता है फिर ये एग्जाम्पशन भी दे दिया जाएगा। डन है, आगे बढ़े। तो ये अपना जो है केस सिनेरियो हो गया। अब केस सिनेरियो नंबर 2 पे आओ। देखो केस सिनेरियो नंबर 2 क्या कर रहा है समझना। इन लोगों ने कहा कि ईगल लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री Z इज एन एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ इंडियन कंपनी, सॉरी ईगल लिमिटेड इन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री Z इज एन एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ नोवा इनकॉर्पोरेशन ऑफ USA। ये दोनों क्या है एसोसिएट एंटरप्राइज है। अच्छा ईगल लिमिटेड का क्या है ब्रांच है इंडिया में। इट सेल गुड्स टू द इंडियन कस्टमर्स बाय इंपोर्टिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज बिसाइड सेलिंग इन इंडिया द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इन कंट्री Z। तो ईगल लिमिटेड क्या है कंट्री Z की कंपनी है, कंट्री Z की क्या है कंपनी है, ये इंडिया में भी क्या करती है माल बेचती है, और इसका इंडिया में क्या है एक ब्रांच है। अब देखो एडजस्टेड टोटल इनकम ब्रांच की कितनी है 90 लाख है, 90 लाख की इसकी क्या है एडजस्टेड टोटल इनकम है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के हैं 21 लाख के हैं,
हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के हैं 21 लाख के एलोकेट करे गए हैं। देखो द ब्रांच इनकर्ड 14 लाख बाय वे ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अच्छा, हेड ऑफिस हैज एलोकेटेड 21 लाख एज द ब्रांच शेयर ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग 14 लाख इनकर्ड बाय द ब्रांच। तो इस 21 में क्या है, इस 21 में जो है 14 लाख जो ब्रांच ने खुद खर्चे इनकर करे थे वो इंक्लूडेड है। तो एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर कितने हैं भाई 21 माइनस 14 करो भाई, 21 माइनस 14 करा मैंने तो कितना आ गया, एक्चुअल निकल के आ गया 7 लाख। तो एक्चुअल जो हेड ऑफिस के खर्चे हैं वो कितने हैं 7 लाख है। अब अपने को ये बताना है कि भाई आपका जो 44C में जो है लिमिट कितना लगेगा, मतलब आपका जो 44C है उसमें आपका जो हेड ऑफिस का खर्चा है वो कितना आला होगा। तो भाई एडजस्टेड टोटल इनकम का क्या होता है 5% होता है। तो 90 लाख का 5% करो कितना आ रहा है भाई, 90 लाख का अगर मैं 5% करता हूं तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 4,50,000। देखो यार कितना आएगा, ये निकल के आएगा आपका 4,50,000। बेसिकली 4,50,000 और एक्चुअल विचएवर इज लोअर भाई 4,50,000 और एक्चुअल विचएवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। तो बेसिकली 4,50,000 आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये अपना जो है एमसीक्यू नंबर 7 हो गया। तो आगे बढ़ो, आगे इसने ये कहा कि सर्वे अंडर 133A ऑफ द एक्ट वाज कंडक्टेड इन द ब्रांच। ठीक है ना, तो ब्रांच में क्या होता है सर्वे होता है और 1 करोड़ के क्या मिलते हैं अपने को, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं। आगे देखो, आगे इसने कहा कि द असेसमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 was completed by making the addition of the entire unexplained investments of 1 करोड़। तो एओ ने क्या करा, पूरा का पूरा जो 1 करोड़ है क्या करा, असेसमेंट ऑर्डर में अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। अच्छा, एसएससी ने क्या करा, अपील प्रीफर करी सीआईटी अपील्स को। अच्छा, हु गेव अ कंप्लीट रिलीफ टू द एसएससी। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई एसएससी ने जो है सीआईटी अपील्स के बाद अपील फाइल करी और सीआईटी अपील्स ने क्या करा, एसएससी के जो है फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाउ इंटेंड्स टू फाइल द अपील बिफोर आईटेट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करना चाहता है, आईटेट को अपील फाइल करना चाहता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आईटेट को अपील फाइल कर सकता है क्या। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि भाई अगर जो आपका टैक्स इफेक्ट है वो मोर देन 60 लाख है तो आप क्या कर सकते हो, बाकायदा आप जो है क्या कर सकते हो, बाकायदा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो अपने पढ़ रखा है कि भाई जो आपका रेवेन्यू है, जो आपका डिपार्टमेंट है, उसको अगर क्या करना है, आईटेट के पास अपील फाइल करनी है तो वो अपील तब फाइल कर सकता है जब आपका जो टैक्स इफेक्ट है मोर देन 60 लाख है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो बेसिकली जो आपका एडिशन है वो कितने का है, 1 करोड़ का है। अच्छा, इस पर टैक्स कितना लगेगा भाई, सीधी सी बात ये है, इस पे जो है आपका टैक्स लगेगा कितना, 78% का जो है आपका टैक्स लगेगा इफेक्टिव। तो 1 करोड़ का 78% कितना होता है, 78 लाख होता है। तो जो आपका टैक्स इफेक्ट है वो 60 लाख से ज्यादा है। तो जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर सकता है, यस डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट जो है सीआईटी अपील्स के ऑर्डर के बेसिस पे, सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में आईटेट के पास क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। इजी है। अच्छा, आगे देखो, आगे इसने कहा कि भाई एन प्राइवेट लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एंड होल्डी ओन सब्सिडी ऑफ ईगल लिमिटेड पेड 60 लाख टू एबीसी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंट्री एंड एफटीएस। तो एफटीएस का पेमेंट करा है, 60 लाख का एफटीएस का पेमेंट करा गया है। अच्छा, द सर्विसेज वर रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ फॉरेन कंपनी। तो इंडिया की कंपनी ने किसी फॉरेन की कंपनी को क्या करा है, 60 लाख का एफटीएस का सर्विसेज का पेमेंट करा है। अच्छा, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फॉरेन कंपनी ने सर्विसेज दी है, ठीक है ना, वो बेसिकली किसके थ्रू दी है। देखो ये रखा है कि द सर्विसेज वर रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ ब्रांच ऑफ एबीसी। तो सीधी सी बात ये है कि जो आपका ये क्या है, 60 लाख का क्या है, एफटीएस है। 60 लाख का जो एफटीएस है वो एनआर के हाथ में किस कौन से सेक्शन में टैक्सेबल करा जाएगा भाई, 44 DA में टैक्सेबल करा जाएगा। क्योंकि जो सर्विसेज दी गई है वो इंडिया की जो है एक ब्रांच के थ्रू दी गई है। यहाँ पे 115A नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई जो आपका क्या है फॉरेन कंपनी है उसको जो है 60 लाख पे क्या करना पड़ेगा, 35% की रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आप पेमेंट करते समय टीडीएस किस रेट पे काटोगे, तो सीधी सी बात है टीडीएस भी जो है 35% की रेट से कटेगा। तो 60 लाख का जो है 60 लाख का 35% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करा कितना आ गया, 2184 आ गया। तो जो पेयर है वो क्या करेगा, 195 में टीडीएस काटेगा और 195 में जो टीडीएस है वो रेट इन फोर्स पे करता है। और रेट इन फोर्स का मतलब क्या होता है कि सामने वाले की इनकम इंडिया में किस रेट पे टैक्सेबल हो रही है। ठीक है, डन है। फिर आगे देखो, आगे इसने कहा कि भाई एन प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा है, एन प्राइवेट लिमिटेड को करंट ईयर में 600 लाख का डिविडेंड मिला है। करंट ईयर में 600 लाख का क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एन प्राइवेट लिमिटेड ने क्या कर रखा है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। तो मुझे बताओ, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रखे हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन सप्लाई होंगे। तो प्रीवियस 24-25 की जो है आरओआई की रेट क्या होगी, आरओआई की रेट होगी 30 नवंबर 2025। वेरी इजी। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एन प्राइवेट लिमिटेड को 600 लाख का डिविडेंड मिला है। अच्छा, एन प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा है, एन प्राइवेट लिमिटेड ने जो है 300 लाख और 260 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब क्वेश्चन अपन से ये पूछ रहा है कि भाई कितना अमाउंट का डिविडेंड जो है टैक्सेबल करा जाएगा एन प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में। तो आपने जो है मेरे साथ एटीएम पढ़ रखा है और एटीएम क्या बोलता है, डिविडेंड मिला और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, विचर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा, एटीएम के अंदर जो है डायरेक्शन दिया जाएगा। अच्छा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कब तक करना है, 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। तो आरओआई की डेट क्या है, 30 नवंबर 2025। तो मुझे बताओ 1 मंथ बिफोर क्या हो जाएगा, 1 मंथ बिफोर आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर 2025। मतलब 31 अक्टूबर 2025 तक जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा गया है वो एटीएम के लिए कंसिडर करा जाएगा। अब सुनो मेरी बात, एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा आपने 300 लाख का, कब करा है, आपने करा है 10th of November 2024। मतलब बेसिकली अप टू
31 अक्टूबर 2025 तक कर दिया है, तो ये तो कंसिडर कर लिया जाएगा, एटीएम के लिए तो कंसिडर कर लिया जाएगा। अच्छा, आपने 260 लाख कब डिस्ट्रीब्यूट करा है? 12 ऑफ नवंबर 2025, मतलब बेसिकली इस डेट के बाद करा है। मतलब ये जो आपका 260 लाख है, ये जो आपका 260 लाख है एटीएम के लिए कंसिडर नहीं होगा। तो मुझे बताओ कि भाई एटीएम में आपको कितने का डिडक्शन मिलेगा? भाई डिविडेंड रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ था? डिविडेंड रिसीव हुआ था आपको 600 लाख का, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू दिस डेट कितना है? 300 लाख है, तो विच इज लोअर, क्या हो जाएगा? 300 लाख हो जाएगा। तो देखो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ था 600 लाख का, अच्छा 300 लाख का आपको जो है एटीएम में क्या मिल गया? डिडक्शन मिल गया, तो टैक्सेबल कितना होना चाहिए? आपका टैक्सेबल होना चाहिए 300 लाख। लेकिन आईसीए ने इधर गड़बड़ कर रखी है, आईसीए ने क्या कर रखा है? 260 लाख को भी कंसिडर कर लिया है, 260 लाख को भी कंसिडर कर लिया, और आईसीए बोलती है आंसर होगा सी फॉर कैट, जो कि गलत है। तो एटीएम साफ साफ बोलता है, एटीएम जो है साफ साफ बोलता है कि भाई जो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कब तक करना है? भाई अप टू 1 मंथ बिफोर, ठीक है ना, अप टू 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। तो जो अपने 260 लाख डिस्ट्रीब्यूट करा है, जो अपने 260 लाख डिस्ट्रीब्यूट करा है इस डेट के बाद करा है, तो ये जो है एटीएम के लिए कंसिडर नहीं होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ए फॉर एप्पल, लेकिन आईसीए ने क्या कर रखा है? सी फॉर कैट कर रखा है, जो कि गलत है। अच्छा, केस सिनेरियो नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखो केस सिनेरियो नंबर 3 पे आ जाओ, क्या बोल रहा है समझना। इन लोगों ने कहा कि असेसमेंट ऑफ रिद्धि एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 was made under 143 subsection 3 on 20th of March 2024। तो एओ ने क्या करा? स्क्रूटनी असेसमेंट ऑर्डर पास करा है। अच्छा, एओ ने दो एडिशंस करे हैं भाई, 5 लाख का एडिशन करा है अंडर 40 आईए, और 6,50,000 का करा है अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट का। अब देखो एसएससी कंटेस्टेड दैट द एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, तो एसएससी ने क्या करा? कंटेस्टेड द एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट इन द अपील टू द सीआईटी बिल्स। तो एसएससी क्या करता है? इस एडिशन के लिए जो है अपील फाइल करता है, कहां पर? सीआईटी अपील्स में। तो क्या बोल रहा है ये कि भाई एसएससी ने क्या करा? इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करी, कहां पर? सीआईटी अपील्स में। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई द अपील वाज डिसाइडेड अगेंस्ट द एसएससी, सीआईटी अपील्स ने एसएससी के अगेंस्ट में क्या कर दिया? ऑर्डर पास कर दिया। अब सुनो एमसीक्यू क्या कह रहा है समझना। एमसीक्यू अपन से ये पूछ रहा है कि भाई कैन द रिद्धि एसोसिएट्स अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर 154 और रिवीजन अंडर 264 विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ 6.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। तो सुनो मेरी बात, क्वेश्चन अपन से ये पूछ रहा है कि भाई ये वाला जो मैटर है जिसपे सीआईटी अपील्स ने अपना क्या करा है? डिसीजन पास कर दिया है। अच्छा, इस पे जो है अब एसएससी तो क्या 264 में रिवीजन में जा सकता है क्या? तो अपन ने पढ़ रखा है भाई कोई भी मैटर जो अपील में डिसाइड हो चुका है उसका 264 के अंदर रिवीजन नहीं हो सकता, तो 264 तो नहीं हो सकता। क्या 154 में रेक्टिफिकेशन हो सकता है क्या? अरे भाई 154 में रेक्टिफिकेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि 154 में मिस्टेक अप्रिंट फ्रॉम रिकॉर्ड का क्या होता है? रेक्टिफिकेशन होता है। तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर ये होगा कि भाई इट कैन नीदर अप्लाई फॉर रिवीजन, ठीक है ना, अंडर 264 नॉर रेक्टिफिकेशन अंडर 154। इजी। आगे देखो, आगे समझना क्या बोल रहा है ये कि ऑन 12 अप्रैल 2024 द एओ इशूड अ नोटिस अंडर 142 सबसेक्शन 1 calling upon the Riddhi associate to file the return of income for the previous year 22-23. In response to the said notice, Riddhi associate furnished a return of loss comprising business loss and unobserved depreciation. तो बेसिकली रिद्धि एसोसिएट्स ने प्रीवियस ईयर 22-23 की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी थी। एओ के बोलने के बाद क्या करा? इसने जो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी, ठीक है। अच्छा, तो रिद्धि एसोसिएट्स ने क्या करा? एओ का जब ऑर्डर आया, एओ का जब नोटिस आया, ठीक है ना, उसके बाद क्या करा? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी, और रिटर्न ऑफ इनकम में दिखाया बिजनेस लॉस और अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन। सवाल आता है कि भाई ये जो बिजनेस लॉस दिखाया गया है, क्या इसको जो है बेसिकली अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? तो इसको जो है आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर आपको जो है बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको आरओआई जो है ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। तो अपन से क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि भाई वुड रिद्धि एसोसिएट्स बी इंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड द बिजनेस लॉस एंड अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन। तो अपन क्या बताएंगे कि भाई देखो अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन को तो आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो लॉसेस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको जो है आरओआई ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। फिर देखो इन लोगों ने कहा कि रिद्धि एसोसिएट पेज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 14% टू इट्स पार्टनर राहुल एंड राजेश फ्रॉम 1 अप्रैल 24। तो रिद्धि एसोसिएट क्या करता है? अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करता है। अच्छा, 1 अप्रैल 24 बीइंग द डेट ऑफ लोन विच अमाउंट्स टू 8 लाख इन टोटल, ठीक है ना, इन द प्रीवियस 24-25। आगे देखो द सेम वाज अप्रूव्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड ऑन 1 जून 2024 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो मोटा मोटी ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। देखो राहुल क्या है? एक नॉन रेसिडेंट वर्किंग पार्टनर है, और राजेश क्या है? एक रेसिडेंट नॉन वर्किंग पार्टनर है। अच्छा, दोनों क्या करते हैं? प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझना। क्वेश्चन अपन से ये पूछ रहा है कि भाई इस टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स बाय द फर्म ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू राहुल एंड राजेश। तो बेसिकली जब फर्म क्या कर रही है? अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, तो फर्म को जो है टीडीएस काटने की जरूरत है क्या? तो मैंने आपको जो है सेक्शन करा रखा है टीडीएस का, वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि जब अपन क्या करते हैं, जब कोई फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, जब कोई फर्म अपने रेसिडेंट पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, तो उस केस में जो है टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करा जा रहा है वहां तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो वही चीज आपको इधर एक्सप्लेन करनी है, वही चीज आप इधर एक्सप्लेन करोगे। देखो ये रहा कि भाई नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू राजेश, क्योंकि राजेश क्या है? राजेश जो है बेसिकली रेसिडेंट है। राजेश क्या है? रेसिडेंट पार्टनर है।
तो राजेश को जो है पेमेंट करते समय आपको टीडीएस नहीं काटना है, लेकिन जब आप नॉन रेसिडेंट पार्टनर को पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। देखो ये रहा, बट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू राहुल। तो अपने टीडीएस वाले प्रोविजन में पढ़ रखा है कि जब फर्म क्या करती है, टीडीएस वाले प्रोविजन में अपने पढ़ रखा है कि जब फर्म अपने रेसिडेंट पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करती है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। फिर देखो, फर्दर रिद्धि एसोसिएट्स फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द इंस्टॉलमेंट्स पेड टू एन एनबीएफसी ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25 टुवर्ड्स द लोन बोरोड फॉर द बिजनेस। तो रिद्धि एसोसिएट्स ने क्या करा था, एनबीएफसी से जो है लोन ले रखा था। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी है किस बात की, इंस्टॉलमेंट्स पेड टू एनबीएफसी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, वुड एनी पेनल्टी बी लिवाइबल, ठीक है ना, फॉर द इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड बाय एनबीएफसी, इफ यस व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ पेनल्टी एंड हु कैन इंपोज सच पेनल्टी। भाई देखो, मैं आपको जो है एक बार वो एसएस एसटी एंड टी वाले सेक्शन में ले चलता हूँ, 269 एसएस एसटी एंड टी वाले सेक्शन में अपन चलते हैं। वहाँ पे मैंने आपको जो है एक सेक्शन करा रखा है, देखो ये रहा 269 एसटी कराया था, और वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि भाई कोई भी पर्सन 2 लाख या उससे ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है ना, इन अग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन ए डे, मतलब एक दिन में एक पर्सन से अपन 2 लाख या उससे ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते। अच्छा, सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में रिसीव नहीं कर सकते। अच्छा, किसी इवेंट के रिस्पेक्ट में जो आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शन है उनका जो एग्रीगेट मिला के भी आप 2 लाख या उससे ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो है अपन एक नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी, और नॉन एप्लीकेबिलिटी में अपन ने जो है बेसिकली ये पढ़ा था, देखो ये रहा, कि जब कोई एनबीएफसी या एचएफसी को क्या मिल रहा है, लोन का इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, तो हर इंस्टॉलमेंट को जो है क्या माना जाएगा, डिफरेंट ट्रांजेक्शन ही माना जाएगा। पढ़ो देखो भाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीट बाय एनबीएफसी और एचएफसी द नेचर ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन, रिसीट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट in respect of loan shall constitute a single transaction and all the installments paid for a loan shall not be aggregated for the purpose of determining the applicability of 269 ST। तो सुनो मेरी बात भाई, एनबीएफसी ने क्या करा है, एनबीएफसी ने रिद्धि एसोसिएट्स को लोन दिया है। अच्छा, इस लोन के बदले में रिद्धि एसोसिएट्स ने क्या करा, 30 अप्रैल को जो है कैश में रिपेमेंट करा, कितने का, 120 का। फिर अगर देखोगे तो 31 जुलाई को 120 का वापस कैश में रिपेमेंट करा, 31 अगस्त को 50 का जो है वापस क्या करा, कैश में रिपेमेंट करा, 30 सितंबर को 350 का वापस क्या करा, कैश में रिपेमेंट करा। क्या अपन जो है बेसिकली एनबीएफसी के हाथ में पेनल्टी लगा दे, ये कहते हुए कि भाई लोन के रिस्पेक्ट में ये जो भी आपकी क्या है वेरियस ट्रांजेक्शंस है, इनका जो है अपन क्या करें, टोटल करें, एंड टोटल करके जो है अपन क्या करेंगे, एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। क्या अपन ऐसा कहेंगे, क्या अपन ऐसा नहीं कहेंगे। भाई मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है कि भाई किसी इवेंट या किसी ओकेशन के रिस्पेक्ट में जो भी ट्रांजेक्शन है उनका एग्रीगेट मिला भी 2 लाख या उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एनबीएफसी ने क्या करा था, लोन दिया था, ये एक इवेंट हो गया, तो जो भी रिपेमेंट मिल रहा है क्या अपन उसका एग्रीगेट करके देखेंगे। भाई एग्रीगेट करके आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको क्लैरिफिकेशन बताया, सरकार ने क्लैरिफिकेशन में डाल दिया था कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एनबीएफसी या एचएफसी को क्या मिलता है, रीपेमेंट ऑफ लोन मिल रहा है उनके कस्टमर से, तो जितना भी पेमेंट मिल रहा है मतलब हर इंस्टॉलमेंट को जो है अपन को क्या करना है, सेपरेट ट्रांजेक्शन ट्रीट करना है, एग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्या हो रखा है, अब टू 2 लाख का पेमेंट मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देखो बेसिकली 2 लाख तक का पेमेंट मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो गया है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो पेमेंट है वो 2 लाख या उससे ज्यादा का हो चुका है, ठीक है ना। तो पहले तीनों केसेस में, ये जो आपके तीनों केसेस थे जहाँ पर आपको कैश में मिला था, यहाँ पर जो अमाउंट है वो क्या है, 2 लाख से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो केस है, यहाँ पे जो अमाउंट क्या हो चुका है, 2 लाख या उससे ज्यादा का हो चुका है, तो एनबीएफसी के हाथ में क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। देखो ये रहा, एनबीएफसी के हाथ में क्या लगेगा, 271 डीए में पेनल्टी लगेगी, और कौन लगाएगा, जॉइंट कमिश्नर लगाएगा। पेनल्टी कितने की लगेगी, जितने अमाउंट का आपने वायलेशन करा है। देखो ये रहा, 350 की पेनल्टी लगेगी, 350 की पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी कौन लगाएगा, पेनल्टी जो है आपका जेसी लगाएगा, बोले तो जॉइंट कमिश्नर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अपना जो है केस सिनेरियो नंबर 3 भी हो गया। अब चलते हैं अपन 13 नंबर के केस सिनेरियो पे। आज देखो क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा भाई वर्धमान फाउंडेशन क्या है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू। ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25 उसको जो है 1.05 करोड़ मिला है एज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, उसने क्या करा है, 55 लाख बैंक से बोरो करा है फॉर द परचेज ऑफ लैंड, और करंट में अपने क्या करा है, इस लोन का 12 लाख का रिपेमेंट करा है। तो जब आप क्या करते हो, जब लोन का रिपेमेंट करते हो तो उसको जो है क्या माना जाता है, उसको जो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है। आउट ऑफ इट्स करंट इनकम द ट्रस्ट ने क्या करा है, 16 लाख को जो है क्या करा है, कॉर्पस डोनेशन करा है। तो जब आप कॉर्पस डोनेशन करते हो तो आपको जो है आपके हाथ में एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे, क्या आपके हाथ में एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई व्हाट वुड बी द एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ट्रस्ट के हाथ में एप्लीकेशन ऑफ इनकम कितना माना जाएगा। भाई जो आपने लोन का रिपेमेंट करा है ये क्या होगा, आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपने कॉर्पस डोनेशन करा है उसको जो अपन एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानते। ये हो गया अपना एमसीक्यू नंबर 13। 14 पे आ जाओ। देखो 14 क्या करा है समझना भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन या एग्जेम्पशन के सेट ऑफ लॉसेज आर नॉट अलाउेबल व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम अंडर 115 बीएससी। तो बीएससी में कौन कौन से खर्चे डिसअलाउ होते हैं, तो देखो बीएससी में अगर अपन देखें तो ये जो आपका क्या होता है, इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है, ये आपका क्या होता है, डिसअलाउ होता है, ठीक है। अच्छा, बीएससी के अंदर जो आपको ये माइनर चल का मिलता है एग्जेम्पशन, वो भी क्या होता है, डिसअलाउ होता है। फिर बीएससी के अंदर जो आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है किसी दूसरी इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते।
तो जो आपका 115 बीएससी है वहाँ पे जो है ये तीन चीजें जो है बेसिकली आपको अलाउ नहीं करी जाती। तो आपका आंसर क्या होगा भाई 1, 4 एंड 5। देखो ये रहा, क्या हो गया 1, 4 एंड 5। अच्छा, एग्जामेशन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम बीएससी में मिलता है आपको। अच्छा, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी बीएससी में आपको अलाउ करा जाता है, और बीएससी के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। तो क्वेश्चन अपन से पूछा था कि भाई कौन कौन सी चीजें जो है बीएससी में अलाउ नहीं करी जाती, तो अपना आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। फिर आगे देखो, आगे इसने कहा कि भाई मिस्टर आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड क्या करता है 75% होल्ड करता है पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है ना। मिस्टर आर क्या है, सब्सटेंशियल शेयरहोल्डर है, 10% या उससे ज्यादा का क्या करता है, 10% या उससे ज्यादा का शेयर्स को होल्ड करता है। आगे देखो, द बैलेंस इन द जर्नलिज्म कितना है, कंपनी का जर्नलिज्म में जो बैलेंस है वो कितना है 8 लाख है, तो मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के कितने हैं 8 लाख है। अच्छा, 1 अप्रैल 25 को कंपनी ने क्या करा 9.5 लाख का जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिया किसको, सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर ने क्या करा ये जो लोन है किसको दे दिया, आर को दे दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो है डीम डिविडेंड लग जाएगा, डीम डिविडेंड के प्रोविजन लग जाएंगे। तो कभी भी कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने सब्सटेंशियल शेयरहोल्डर को क्या करती है, लोन एडवांस करती है, तो जो शेयरहोल्डर है उसके हाथ में डीम डिविडेंड माना जाता है अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कंपनी ने क्या करा, सुपरवाइजर को लोन दिया, और सुपरवाइजर ने क्या करा अल्टीमेटली आर को लोन दे दिया। मतलब ये क्या हो गया, एक तरह का इनडायरेक्टली कंपनी ने क्या करा है, अपने सब्सटेंशियल शेयरहोल्डर को लोन एडवांस करा है। तो आर के हाथ में जो है डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। लोन कितने का है 9.5 का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने के 8 के हैं, तो 8 लाख क्या मान लिया जाएगा, 8 लाख जो है बेसिकली आपका डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमिन द अमाउंट दैट वुड बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड, अपने बता दिया कितना हो गया, ये 8 लाख हो गया। तो यहाँ पे जो है अपनी ये एमटीबी नंबर 1 खत्म होती है। अब अपन चालू करते हैं, आ जाओ एमटीबी नंबर 2 से। तो स्टार्ट करते हैं अपन एमटीबी नंबर 2, आ जाओ। हाँ जी, तो देखो अपन जो है एमटीपी 2 चालू करते हैं। सबसे पहले अपन एमटीपी 2 की क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे जो जो आपके एग्जाम के लिए क्या है रेलेवेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है कि भाई एक कंपनी है पीकॉक लिमिटेड, उसका नेट प्रॉफिट आपको बता रखा है, उसके अंदर अपन ने क्या कर रखा है, फॉलोइंग आइटम्स को डेबिट या क्रेडिट कर रखा है। अच्छा, आपके लिए काम के जो है इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट चाहिए, बाकी सारे पॉइंट जो है बहुत ही नॉर्मल है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ना। पॉइंट नंबर 2 अपने को ये कह रहा है कि भाई फरवरी 2025 का 1 लाख का कमीशन था, ऑन विच टैक्स अपन ने जो है क्या करा था फरवरी 2025 में ही काट दिया था, लेकिन आपने जमा कब कराया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपने जो है जमा कराया है 28 सितंबर 2025, मतलब आरवाई की ड्यू डेट तक जमा करा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर जो है आपका कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगा। लेकिन सुनो, ये लोग कह रहे हैं कि भाई मार्च का जो कमीशन था 1,25,000 का, उसका जो टीडीएस है आपने कब काटा, अगले साल काटा। तो इधर क्या हो गया भाई, इधर ये हो गया कि भाई आपने जो है टीडीएस काटा ही नहीं, करंट ईयर का टीडीएस था, करंट ईयर में आपने काटा ही नहीं, तो क्या होगा खर्चा जो है 30% करंट ईयर में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो आपने क्या कर रखा है भाई 1 लाख और 1,25,000 को जो है पीएन में डेबिट कर रखा है, जबकि बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि भाई 1 लाख तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन 1,25,000 का 30% अलाउ नहीं होगा। तो 1,25,000 का 30% अपन क्या कर देंगे, वापस एड बैक कर देंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आओ। देखो ये कह रहा है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 90,000 ऑन द फॉरेन टूर ऑफ अ डायरेक्टर फॉर नेगोशिएटिंग कोलैबोरेशन विद अ फॉरेन मैन्युफैक्चरर फॉर इनिशिएशन ऑफ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। भाई ये तो नए बिजनेस का खर्चा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 पे आओ। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है समझना। इन लोगों ने कहा कि भाई आपने क्या करा है 5 लाख का कंट्रीब्यूशन करा है टू अपनी होल्डली ओन सब्सिडी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अवर कंपनी। तो आपने क्या करा है अपने खुद के एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए खर्चा करा है, तो ये क्या माना जाएगा, बिजनेस एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। तो देयरफॉर इसको जो है आपको डिसअलाउ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर अपन आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में। अदर इन्फॉर्मेशन में जो है पॉइंट नंबर 2 पढ़ना। अदर इन्फॉर्मेशन में जो है क्या करते हैं अपन, पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है समझना कि द कंपनी हैज परचेज एंड पुट टू यूज अनदर मशीनरी ऑफ 8 लाख फ्रॉम एबीसी लिमिटेड इंडियन कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑन 21 मार्च 2025। तो आपने एक मशीनरी खरीदी है करंट ईयर में, पुट टू यूज कराया कब आपने 21 मार्च 2025 को करा है, मतलब करंट ईयर में आपने 180 डेज से कम यूज करा है। तो करंट ईयर में जो आपका डेप्रिसिएशन आपको 50% मिलना चाहिए था, लेकिन आपने जो है डेप्रिसिएशन क्या कर रखा है, डेप्रिसिएशन जो है आपने पूरा का पूरा ले रखा है। तो जो आपने क्या कर रखा है, एक्सेस 50% डेप्रिसिएशन बुक कर रखा है, उसको अपन क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई पीएनएल अकाउंट में आपने क्या कर रखा है, पीएनएल अकाउंट में जो है पीएनएल अकाउंट में देखो क्या रखा है कि डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन ऑल अदर एसेट्स एज पर द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो बाकी सारे क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई जो आपका ये क्या है, जो आपका ये पीएनएल अकाउंट है, इसके अंदर आपके जो है बाकी सारे एसेट जो हैं उस पर तो आपने जो इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन रेट्स प्रिस्क्राइब करता है उसके बेसिस पे ले रखा है, लेकिन एक एसेट ऐसा है जिस पे आपने क्या करा है पूरे साल का डेप्रिसिएशन ले लिया है, जबकि आपको मिलना चाहिए 50% का ही। तो अपन क्या करेंगे, एक्सेस 50% को एड बैक कर देंगे। बात समझ में आती है। तो देखो ये 4 ही पॉइंट आपके काम के थे, बाकी सारे पॉइंट बहुत नॉर्मल है, ठीक है, इसलिए अपन जो है पूरा क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 का ए में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो इन लोगों ने कहा कि मैसर सिल्वर ग्रीन क्या है, एक एलएलपी है, ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर है जे के एल। अच्छा देखो जे और के तो क्या है, वर्किंग पार्टनर है, मतलब एल क्या है, नॉन वर्किंग पार्टनर है। आगे देखो द पार्टनरशिप डीड ऑथराइजेज द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14% पर एनम, मैक्सिमम अलाउ कितना होता है, 12% अलाउ होता है। द डीड ऑल्सो ऑथराइजेज रेम्युनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 75,000 पर मंथ। अच्छा देखो हमारे पास क्या है, एक सेज यूनिट है। अच्छा सेज यूनिट ने अपना ऑपरेशन चालू कराया 1 जून 2019 को।
अच्छा, आपने को बता रखा है कि भाई टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 120 लाख, 90 लाख एंड 24 लाख। तो देखो ये 24 लाख तो क्या है आपका नेट प्रॉफिट है, तो 24 लाख जो है अपन क्या करेंगे, पीजीपी इनकम बनाएंगे। 24 लाख मेरी जो है पीजीपी की इनकम बनेगी। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात जो है बड़े ध्यान समझना। आप क्या हो 10AA, आप जो है बेसिकली 10AA का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको जो है क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा 10AA का। अच्छा 10AA का डिडक्शन जीटीआई में से मिलता है। अच्छा कितना डिडक्शन मिलेगा, तो जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपका क्या है प्रॉफिट है, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे ईटी से, डिवाइड बाय करेंगे टीटी से, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपको डिडक्शन दिया जाता है। अब मेरी बात सुनो, आपने जो है बेसिकली अपना ऑपरेशन कब चालू करा था, 1 जून 2019 को, तो पहला साल ऑफ डिडक्शन क्या होगा भाई, फर्स्ट ईयर ऑफ आपका जो है डिडक्शन होगा 1920, पहला साल जो है आपका डिडक्शन होगा 1920 का। अभी अपन किधर बैठे हैं, अभी अपन बैठे हैं 24-25 में, तो ये क्या है आपका 6th ईयर है भाई, 20, 21, 22, 23, 24, 25 क्या है करंट ईयर में 6th ईयर है, मतलब आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 50% ही मिलेगा। तो करो देखो भाई 120 इंटू 90 डिवाइड बाय करा मैंने, सॉरी 120 नहीं आएगा इधर, 24 आएगा, 24 आपका प्रॉफिट है ना, ये आपका क्या है 24 है, तो प्रॉफिट इंटू ईटी डिवाइड बाय टीटी, तो 24 इंटू 90 डिवाइड बाय अपन ने करा 120, इसका मैंने करा 50%। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा भाई, 24 इंटू 90 डिवाइड बाय करा मैंने 120 और उसका करा मैंने 50%, कितना आ गया, ये 9 लाख आ गया। तो देखो ये रहा भाई, जो आपको 10AA का डिडक्शन मिलेगा कितने का मिलेगा, 9 लाख का मिलेगा। तो देखो ये रहा भाई, आपने क्या करा, जीटीआई निकाला, जीटीआई निकाला, जीटीआई में से आपने 10AA का डिडक्शन लिया 9 लाख का। अच्छा जीटीआई भी अपन निकाल रहे हैं, आ जाओ देखो। इन लोगों ने कहा कि भाई फर्म ने क्या करा है, द फर्म हैज कमेंस्ड द ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर। आपने क्या करा है, एक 35 AD का जो है बिजनेस स्टार्ट करा है। इट इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 60 लाख ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी 24 से लेके अप्रैल 24। तो आपने बिजनेस कब स्टार्ट करा है, मई 24 में, मतलब बिजनेस को चालू करने से पहले आपने 60 लाख का खर्चा कराया फॉर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। आपको पता है कि भाई लैंड का जो है खर्चा आपको अलाउ नहीं करा जाता, भाई 60 में से जो है 35 क्या है लैंड का खर्चा है, तो बेसिकली आपको अलाउ कितना करा जाएगा, आपको जो है बेसिकली 35 AD में जो है लैंड का खर्चा अपन अलाउ नहीं करते, तो 60 माइनस मैंने करा 35, 60 माइनस 35 करा कितना आ गया, 60 माइनस 35 करा ये निकल के आ गया 25 लाख। तो 25 लाख का ही आपको क्या मिलेगा, 25 लाख का ही जो है आपको प्रॉफिट में से डिडक्शन दिया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड का आपको डिडक्शन नहीं मिलता। अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बिजनेस चालू करते समय आपने क्या कर रखा है, इन सारे खर्चों को कैपिटलाइज कर दिया है। अच्छा बट नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन द सेम, द वेयरहाउसिंग फैसिलिटी जो है 35 AD की कंडीशंस को फुलफिल करती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी कितना है, 30 लाख है। देखो ये रहा भाई, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी से जो आपका क्या है प्रॉफिट है वो कितना है, 30 लाख है। अच्छा 35 AD का डिडक्शन कितना मिलेगा, मैंने आपको बताया कितना मिलेगा, 25 लाख का मिलेगा, तो 30 लाख में से मैंने क्या करा, 25 लाख को लेस कर दिया। अच्छा आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट कितना है, 30 लाख का है, बिफोर कंसिडरिंग द डिडक्शन अंडर 35 AD, तो 35 AD का तो मैंने डिडक्शन दे दिया। अच्छा आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, इन आइटम्स को अपने डेबिट कर रखा है, भाई आपने इंटरेस्ट पे कर रखा है 11,48,000 का, लेकिन ये 14% के बराबर है, तो मैंने क्या करा, पूरे के पूरे इंटरेस्ट को एड बैक कर दिया, अलाउ कितना करूंगा, 12% नहीं करूंगा। तो देखो ये रहा भाई, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 12% अलाउ करा गया, विच इज 9,84,000। भाई 12% निकालोगे कैसे, भाई 1148 तो किसके बराबर है, 14% के बराबर है, तो 1148,000 डिवाइड बाय करा मैंने 14% इंटू करोगे आप 12%, तो कितना आ जाएगा, ये 984 आ जाएगा, वेरी इजी। अच्छा आपने सैलरी कितनी पे कर रखी है, 9 लाख ईच पे कर रखी है, तो मैंने क्या करा, मैंने जो है 9 लाख इंटू 3, 9 लाख इंटू 3 27 लाख, तो क्या करी, एड बैक कर दी। अब मैं क्या करूंगा, बुक प्रॉफिट निकालूंगा, आ जाओ बुक प्रॉफिट निकालते हैं। भाई 24 लाख में आपने क्या करा, आपने इनको ऐड करा, ठीक है ना, आपने क्या करा, इनको ऐड करा, कितना आ गया ये, सॉरी इन तीनों को मैंने ऐड करा तो कितना आ गया, ये 6848 आ गया। तो 24 लाख में मैंने 6848 ऐड करा, लेस करा 25 लाख, कितना निकल के आ गया, ये आपका जो है अल्टीमेटली निकल के आ गया 67,48,000। इसमें से आपने करा इंटरेस्ट को लेस करा, तो आपका बुक प्रॉफिट कितना आ गया, बुक प्रॉफिट आ गया 5764। अच्छा जो आपका फर्स्ट 6 लाख है उसका अपन क्या करते हैं, 3 लाख और 90% विच इज हायर लेते हैं, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा। अच्छा बाकी बैलेंस का 60% हो जाएगा, तो बेसिकली आपकी जो है सैलरी की लिमिट कितनी निकल के आई, सैलरी की लिमिट निकल के आई 36,38,400। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात जो है बड़े ध्यान समझना, सैलरी जो है क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अपन किसको अलाउ करेंगे, सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को अलाउ करेंगे, तो 75,000 इंटू 12 इंटू अपन क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे। अच्छा 3 मत कर देना, क्योंकि जो आपका रेमुनरेशन है, जो आपका डीड है वो साफ साफ कह रहा है कि भाई किसको मिलेगी, सिर्फ वर्किंग पार्टनर को मिलेगी, और वर्किंग पार्टनर कौन है, जे और के हैं, जेके, ठीक है ना, जेके बोले तो फैमिली मैन वाला जेके। तो देखो ये रहा भाई 75,000 इंटू अगर मैं 12 करता हूँ कितना आता है, ये निकल के आता है 9 लाख, तो 9 लाख इंटू 2 करा कितना हो गया, 18 हो गया। तो बेसिकली विचर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो ये जो आपका बुक प्रॉफिट था उसमें से आपने 18 लाख का डिडक्शन लिया, तो आपका जो है जीटीआई निकल के आ गया 3964, इसमें से आपने 10 का डिडक्शन लिया, तो आपका जो है बेसिकली टोटल इनकम निकल के आ गया 30,64,000। अच्छा इस पर अपन टैक्स निकाले तो 30% टैक्स, 4% सरचार्ज, तो ये कितना आ गया 955,968। इसको आपने क्या करा, नियरेस्ट स्टूडेंट राउंड ऑफ कर दिया, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन अपन से क्या बोला था, क्वेश्चन अपन से बोला था कि भाई आप टोटल इनकम में टैक्स लायबिलिटी निकालो, निकाल दी। फिर क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन अपन से ये कह रहा है कि अज्यूम करो कि करंट ईयर की रिटर्न ऑफ इनकम आपने कब फाइल करी है, दिसंबर 25 में फाइल करी है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, हम कहेंगे बिल्कुल पड़ेगा। अगर जो है आप क्या करते हो, रिटर्न ऑफ इनकम जो है ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो, तो 10 का आपको जो है डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, 35 AD का आप डिडक्शन जो है अभी भी क्या कर सकते हो, अभी भी जो है ले सकते हो। तो क्वेश्चन बस आपसे ये कह रहा है
भाई अज्यूम दैट द एलएलपी फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इन दिसंबर 25 आफ्टर द ड्यू डेट, ठीक है ना, विल इट इंपैक्ट एनी डिडक्शन अंडर 10AA और 35AD। तो बेसिकली 10AA में साफ साफ कह रखा है कि भाई अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इनकम जो है ड्यू डेट तक फाइल करना ही पड़ेगा। इजी है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका डन है। अच्छा 2KB पे आते हैं, देखो क्या कह रहा है इन लोगों ने कहा, मिस्टर जेम्स अ नॉन रेसिडेंट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनआरआई है, तो चैप्टर 12 के प्रोविजंस लग जाएंगे। अच्छा इसकी अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है फॉर द ईयर एंडिंग 25। अपने को करना क्या है, देखो क्या क्या बोल रहा है ये, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ जेम्स फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल प्रोविजंस जो चैप्टर 12 के अंदर आपको दे रखे हैं। अज्यूम करो कि भाई इसने क्या करा है, बीएससी से ऑप्ट आउट कर लिया, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि भाई अगर आप बीएससी लेते हो तो फिर आप चैप्टर 12 के प्रोविजंस को ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसने साफ साफ कह दिया कि भाई आपने जो है बीएससी से क्या कर रखा है, ऑप्ट आउट कर रखा है। अच्छा फिर इसने कहा कि भाई हैज नो अदर इनकम। अच्छा सीआईए अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल प्रोसीड ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड, आपने ए लिमिटेड के शेयर्स बेचे हैं। अच्छा कब बेचे हैं, 31 मई 24 को बेचे हैं। खरीदे आपने कब थे, खरीदे आपने थे 1 जून 2020 में खरीदे थे। अच्छा और आपने खरीदे थे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। ये क्या हो गया, आपका जो कैप गेन्स है वो लॉन्ग टर्म हो गया। अच्छा आपका जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस है वो कितना है, ट्रांसफर एक्सपेंस 50,000, तो अपन कैप गेन्स निकालते हैं। भाई 6 लाख अपना क्या है, सेल कंसिडरेशन है, देखो ये रहा भाई 6 लाख आपका सेल कंसिडरेशन है। इसमें से आपने ट्रांसफर एक्सपेंस लेस करे तो आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। इसमें से आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करोगे, क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करोगे, कितना आ गया ये 1,10,000 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करा तो कितना हो गया आपका, कैप गेन्स 440 हो गया। अच्छा इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, तो इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन जो है बेसिकली चैप्टर 12 से क्या हो रहा है, गवर्न हो रहा है एंड उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैप गेन्स होता है, तो आपको जो है क्या करना पड़ता है, 10% या 12.5% पे टैक्स पे करना पड़ता है, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। तो देखो आपका जो है कैप गेन्स कितना निकल के आ गया, 440 निकल के आ गया। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपने क्या करा है, आपने जो है बेसिकली फ्रेश इन्वेस्टमेंट करा है इन द शेयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनीज, और कब करा है, देखो 11 नवंबर 2024 करा है, मतलब डेट ऑफ सेल के विदिन 6 मंथ में करा है। तो बेसिकली आपको जो 54F में जैसा एग्जामेशन मिलता था वैसा मिल जाएगा एग्जामेशन। अच्छा कितना इन्वेस्टमेंट करा है आपने, 220 का करा है। तो सुनो मेरी बात, भाई आपका नेट सेल कंसिडरेशन था 550, आपका जो नेट सेल कंसिडरेशन था कितना था, 550 था। तो सुनो मेरी बात, भाई 550 में से आपने कराया 220 का इन्वेस्टमेंट कराया, तो उस प्रपोर्शन में हम क्या करेंगे, जो भी आपका कैप गेन्स है उसका आपको जो है क्या करेंगे, एग्जाम्पशन दे देंगे। कितना आ गया, 176 जो है आपका एग्जाम्पशन निकल के आ गया। तो आपका जो है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैप गेन्स कितना हो गया, 264 हो गया। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि जो आपका ट्रांसफर हुआ है, वो कब हुआ है, 31 मार्च 2024 को हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखो ये रहा कि भाई बिफोर 23 जुलाई 2024 हुआ है, तो आपका जो टैक्स रेट है वो कितना होगा, 10% होगा। तो 264 लाख का देखो ये रहा भाई 2,64,000 का 10% टैक्स कितना लगेगा, 26,400, वेरी इजी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट है ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आपने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से एक्वायर करी थी, मतलब चैप्टर 12 से गवर्न है। कितना है, 81,000 है, लेकिन ये तो क्या है, नेट है, मतलब इसमें टीडीएस कटा हुआ होगा। चलो मुझे बताओ पेयर ने कितना टीडीएस काटा होगा, भाई सीधी सी बात है, ये जो एनआरआई की इनकम है, ये जो एनआरआई की इनकम है 20% में क्या है, टैक्सेबल है। तो जो पेयर है उसने क्या करा होगा, 20.8% पे क्या करा होगा, टीडीएस काटा होगा। तो ये जो 81,000 है ये जो है आपका 79.2% के बराबर है। इसको अगर मैं 100% पे लेके आना चाहूँ तो आप क्या करोगे, 81,000 डिवाइड बाय 79.2%। देखो ये रहा भाई मैंने क्या करा, इंटरेस्ट को जो है क्या करा, ग्रॉसअप करा, तो ग्रॉसअप इंटरेस्ट कितना आ गया, 102,273, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये वाला पॉइंट तो हो गया, ये तो मेरी इनकम आ गई। फिर इन लोगों ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, ग्रॉस है। ये भी आपने क्या करा था, कन्वर्टेबल फॉरेक्स में एक्वायर करा था, मतलब ये भी क्या है, चैप्टर 12 से कवर्ड है। कितना है, 325 है, ये क्या है, ग्रॉस है, मतलब इसको ग्रॉसअप करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये रहा भाई आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 102,273 प्लस आपका जो है 3,25,000 हो गया। टोटल कितना हो गया, ये जो है आपका टोटल निकल के आ गया भाई 325 प्लस 102,273। देखो ये रहा भाई 325 प्लस 102,273। इस पे जो है आपको टैक्स किस रेट से पे करना है, इस पे आपको जो है टैक्स 20% से पे करना है, क्योंकि देखो ये रहा भाई जो भी आपके चैप्टर 12 से गवर्नमेंट एसेट्स होते हैं उस पर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है उस पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है खर्चे का। देखो क्या दे रखा है, कोई भी खर्चे का आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करा जाएगा। तो देखो ये रहा भाई मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम है वो कितना हो गया, 427,273। इसका मैंने क्या करा, इसका मैंने जो है 20% लिया, तो कितना टैक्स निकल के आ गया, ये टैक्स निकल के आ गया 85,455। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए आपने इतना खर्चा कराया, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई खर्चे का कोई भी आपको डिडक्शन नहीं दिया जाता। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे इसने कहा कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, तो बेसिकली आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, तो इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये आपका क्या होगा, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो चैप्टर 12 से गवर्न नहीं होती। तो वापस पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के डिपॉजिट से आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो चैप्टर 12 से गवर्न नहीं होता, क्योंकि चैप्टर 12 में देखो यहाँ पे कहीं पे भी जो है प्राइवेट नहीं आ रहा, पब्लिक कंपनी आ रहा है। तो ये जो आपका क्या है 5,55,000 का क्या है, 5,55,000 का जो आपका बेसिकली इंटरेस्ट है ये क्या होगा, स्लैब रेट से टैक्सेबल करा जाएगा। देखो ये रहा मैंने स्लैब रेट से टैक्सेबल करा, तो ये आपका टोटल टैक्स निकल के आ गया, इन तीनों को ऐड करा तो टोटल टैक्स निकल के आ गया। इस पर आपने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा तो आपको ग्रॉस टैक्स पेबल आ गया, इसको आपने क्या करा, नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ कर दिया, और बाकी आपने अदर इनकम, तो बाकी आपने जो है इसकी
जीटीआई और टोटल इनकम तो निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सारी की सारी इनकम को ऐड करोगे तो आपकी जो है जीटीआई निकल के आ जाएगी, यही आपकी क्या बन जाएगी, टोटल इनकम बन जाएगी। इसको भी आप क्या कर दोगे, नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ कर दोगे। जो भी आपकी टोटल इनकम होती है, जो भी आपका टैक्स पेबल आता है नेट, उसको अपन क्या करते हैं, नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ कर देते हैं। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया अपना 2 का बी। अच्छा, 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 के ए पे आओ, देखो क्या कह रहा है। इन लोगों ने कहा भाई एक ट्रस्ट है, उसको क्या हुआ था, 95 लाख का कॉर्पस डोनेशन मिला था। अच्छा, उसने क्या करा, उसने जो है बेसिकली देखो क्या कर रखा है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब 11 मोड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, इसके हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। लेकिन सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ऑन 31 मार्च 25 को क्या होता है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स में आपने क्या करा था, जिसके शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या हो जाती है, प्राइवेट कंपनी बन जाती है। देखो क्या दे रखा है, ऑन 31 मार्च 25 ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये जो आपकी कंपनी थी, ये जो आपकी कंपनी थी, सीरीज टू बी पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो आपने पढ़ रखा है, तो अपन ने पढ़ रखा है कि भाई फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन से लेके 3 साल तक यही माना जाएगा कि ये कंपनी क्या है, अभी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही है। तो ट्रस्ट के हाथ में कोई भी वॉल्यूशन नहीं होगा। तो पहला तो अपन ने ये बताया कि भाई जो भी 95 लाख मिला है ट्रस्ट को, वो जो है क्या हो जाएगा, एग्जाम कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने क्या करा है, 11 मोड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। फिर अपन ने एक और चीज पढ़ रखी है, भाई वेयर द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी and such public sector company ceases to be a public sector company, the investment so made shall be deemed to be the investment made for a period of 3 years from the date of such cessation। Therefore जो है ट्रस्ट के हाथ में कोई भी वॉल्यूशन नहीं होगा। ट्रस्ट क्या कर सकता है, आराम से जो है एग्जाम्पशन को क्लेम कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट देखो क्या रखा है। सेकंड पॉइंट ये बता रखा है, भी एक ट्रस्ट है, उसने क्या करा है, 1 लाख का फीस पे करा है किसी डॉक्टर को एज कंसल्टेंसी फी, और ट्रस्ट ने क्या करा, टीडीएस नहीं काटा। तो बेसिकली आपको पता है कि भाई अगर ट्रस्ट टीडीएस नहीं काटता है तो 30% खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो ट्रस्ट जो है करंट ईयर में क्या कर पाएगा, 1 लाख का जो है 70% ही क्या मान पाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान पाएगा, बाकी बैलेंस 30% को नहीं मान पाएगा। तो टीडीएस के जो प्रोविजन है ट्रस्ट पे भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर ट्रस्ट ने नहीं काटा, अगर ट्रस्ट ने जो है टीडीएस नहीं काटा, तो 41 में क्या होगा, 30% जो है खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा, बस वही है। अच्छा, थर्ड के बी पे आओ, देखो क्या कह रहा है। थर्ड का भी ये कह रहा है कि भाई आप हमें ये बताओ, भाई द फॉलोइंग ट्रस्ट क्लेम दैट द एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड बाय देम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आर नॉट लायबल टू टैक्स। अब सुनो मेरी बात, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको एनोनिमस डोनेशन मिला है। तो मुझे बताओ भाई, अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन मिलता है, तो सिंपल सी बात ये है कि 115 बीबीसी लगेगा, 115 बीबीसी जो है आपका बकायदा लगेगा। तो बेसिकली जो भी टोटल डोनेशन का 5% और 1 लाख विच इज हायर, उसको तो नॉर्मल मान लेंगे, और बाकी बैलेंस एनोनिमस डोनेशन पे क्या करना पड़ेगा, बीबीसी के अंदर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, फिर लोगों ने कहा कि भाई अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड होनली फॉर रिलीजियस पर्पसेस, ठीक है ना। तो सीधी सी बात ये कि भाई अगर किसी रिलीजियस कोई ट्रस्ट है जो होनली रिलीजियस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश्ड है, उसको एनोनिमस डोनेशन मिलता है, तो उसके हाथ में जो है बीबीसी नहीं लगता, उसको क्या करा जाएगा, नॉर्मल डोनेशन की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। अच्छा, तो एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम। तो बेसिकली ये चैरिटेबल ट्रस्ट बोल रहा है कि भाई जो मुझे एनोनिमस डोनेशन मिला है उस पर बीबीसी नहीं लगेगा, हम कहेंगे गलत बात है, बीबीसी लगेगा। अच्छा, ये रिलीजियस ट्रस्ट बोल रहा है कि भाई जो हमें एनोनिमस डोनेशन मिला है, ठीक है ना, जो हमें एनोनिमस डोनेशन मिला है उस पर बीबीसी नहीं लगेगा, हम बोलेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इस पे जो है आपको बीबीसी जो है आप बीबीसी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वेरी इजी। टैक्स बोले तो जो बीबीसी में 30% टैक्स लगता है, ठीक है ना, वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। डन डन डन। तो पढ़ लेना इसका जो है थ्योरी पढ़ लेना अंदर। फिर देखो सी नंबर के पॉइंट में जो है डिटेबल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मल 91 की रीत देनी है। अच्छा, इसमें बस मैं ये वाला पॉइंट करा देता हूँ। देखो क्या दे रखा है, मिस्टर आशु एक क्या है, इंडिविजुअल है, 25 ईयर्स का है, करंट ईयर में उसको 18 लाख की रॉयल्टी इनकम हुई है। देखो क्या दे रखा है, ही अर्न द रॉयल्टी इनकम ऑफ 18 लाख फ्रॉम क्यूआर कॉर्पोरेशन ऑफ कंट्री वाई फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अच्छा, करंट टाइम उसको रिसीव कितनी हुई है, करंट टाइम में उसको जो है सिर्फ और सिर्फ 13.6 लाख की रिसीव हुई है। तो ही रिसीव्ड ओनली 13.6 लाख इन द प्रीवियस ईयर विद द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 25। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ही फॉलोस कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन जो है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोले तो ये जो आपका पर्सन है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 18 लाख मेरे लिए क्या है, पूरा का पूरा इररिलेवेंट है। 18 लाख जो है आपके लिए क्या है, पूरा का पूरा इररिलेवेंट है। आप क्या करोगे, 13.6 को जो है क्या करोगे, अपनी इनकम मानोगे। तो देखो ये रहा भाई, आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको क्या करना है, आपको जो है 13,60,000 को ही जो है अपना इनकम मानना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो। अच्छा, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि भाई 80 QQB का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो तो क्या दे रखा है, नो डिडक्शन इज अलाउेबल सिंस रॉयल्टी इनकम इज फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड नॉट फॉर राइटिंग बुक्स। तो आपने 80 QQB में पढ़ रखा है कि जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स के लिए जो है बेसिकली आपको रॉयल्टी पे क्या नहीं मिलता, 80 QQB का डिडक्शन नहीं मिलता। तो बस यही पॉइंट आपके लिए काम का था, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, बहुत ईजी, आप आराम से कर लोगे। अच्छा, फिर अपन चलते हैं फोर्थ के बी पे चलते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, कर लेते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ के बी पे चलते हैं, ये रहा, देखो क्या बोल रहा है समझना। ये लोगों ने कहा कि भाई वेगा लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, इट इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। ये क्या करती है, इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल्स फ्रॉम यूके। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई ये क्या करती है, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करती है फ्रॉम यूके। अच्छा, और यूके में किस कंपनी से, सोलारिस लिमिटेड से। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ये कह रहा है
कि सोलरिस इनकॉर्पोरेशन हैज अ टोटल लोन ऑफ 1 मिलियन पाउंड्स फ्रॉम XYZ बैंक ऑफ यूके। आउट ऑफ दैट वेगा लिमिटेड ने क्या कर रखा है, 20% लोन गारंटी कर रखा है। तो बेसिकली आपको एक पता है, एक चीज पता है कि भाई अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के टोटल बोरिंग का एटलीस्ट 10% क्या कर देती है, गारंटी दे देती है, तो दोनों कंपनी क्या मानेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज मानेंगे। तो यहाँ पर इंडियन कंपनी ने क्या कर रखा है, फॉरेन कंपनी की लोन्स का एटलीस्ट 10% क्या कर रखा है, गारंटी दे रखी है। तो क्या बन गए दोनों, या एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए ना, पड़ेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अब सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इंडियन कंपनी ने क्या कराया, 60 करोड़ का माल इंपोर्ट कराया है, किससे, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज है वो अनरिलेटेड पार्टी को जब माल बेचती है तो बेसिकली 20% का मार्कअप ऐड करती है, लेकिन जब उसने क्या करा, इंडियन कंपनी को बोले तो रिलेटेड पार्टी को माल बेचा, तो बेसिकली कितना मार्कअप ऐड करा, 25% ऐड करा। तो सीधी सी बात ये कि ये जो 60 करोड़ है, ये जो 60 करोड़ का माल इंडियन कंपनी ने इंपोर्ट करवाया है, इसके अंदर क्या हो रखा है, 25% का प्रॉफिट इंक्लूड हो रखा है। अच्छा, एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, 20% का होना चाहिए था। सुनो मेरी बात, भाई 60 करोड़ तो मैंने क्या करा, बेस लिया, तो 60 करोड़ को तो मैंने क्या करा, बेस लिया। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रखा है, 25% वाला मार्कअप ऐड हो रखा है, तो अपन क्या करेंगे, 25% वाले मार्कअप को हटा देंगे और 20% वाला मार्कअप ऐड कर देंगे। तो मेरा 60 जो है किसके बराबर है, 125 के बराबर है। तो देखो मैंने क्या करा, भाई 60 डिवाइड बाय 125, 60 डिवाइड बाय 125 इंटू मैंने 25 करा, तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो मैंने 60 करोड़ में से क्या करा, 25% वाला मार्कअप तो हटा दिया। अब कितना हो गया, ये हो गया आपका 48। इसमें अपन क्या करेंगे, 20% मार्कअप ऐड करेंगे, तो 48 का 20% कितना हो गया, देखो ये रहा 9.6। बात समझ आई। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है, भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स जिसने बेचा है, जिसने क्या करा है, बेचा है, उसके हाथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी होगी, 48 होगी। अच्छा, वो अगर 20% का मार्कअप ऐड करके बेचता तो 20% का मार्कअप कितना होता, 9.6 होता। बात समझ आई। तो देखो ये रहा भाई 48, ठीक है ना, 48 में अगर वो क्या करता है, 20% मार्कअप ऐड करता, तो मेरे हाथ में कॉस्ट कितनी बैठती, भाई 48 प्लस 9.6 कितना आ गया, ये आ गया आपका 57.6। ठीक है, तो मैंने जो अपनी बुक्स में क्या कर रखा है, मैंने जो अपनी बुक्स में परचेज दिखा रखी है 60 करोड़ की, उसकी जो है एएलपी कितनी होनी चाहिए, एएलपी होनी चाहिए 57.6 की। अच्छा, इसमें आप कुछ अपन एडजस्टमेंट भी करेंगे जो क्वेश्चन ने कह रखे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इंडियन कंपनी वाज आल्सो अलाउड टू यूज द ब्रांड नेम ऑफ फॉरेन कंपनी विदाउट एनी पेमेंट, whereas the unrelated parties cannot use such brand name in India। तो जो मेरी सोलारिस इनकॉर्पोरेशन है वो क्या करती है, जब अनरिलेटेड पार्टी को माल बेचती है तो अनरिलेटेड पार्टी जो है बेसिकली ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकती सोलारिस इनकॉर्पोरेशन का। लेकिन मैं वेगा लिमिटेड जब क्या कर रही है, वेगा लिमिटेड जब परचेज कर रही है सोलारिस इनकॉर्पोरेशन से, तो वेगा लिमिटेड क्या कर सकती है, ब्रांड नेम को यूज कर सकती है। तो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये कि भाई जो वेगा लिमिटेड है, जो वेगा लिमिटेड है वो क्या कर सकती है, वो जो है बेसिकली ब्रांड यूज कर सकती है। अच्छा, अब ब्रांड यूज कर रही है तो बेसिकली ब्रांड का भी तो कुछ कॉस्ट होगा ना, ब्रांड का भी तो क्या होगा, कुछ कॉस्ट होगा। तो ब्रांड का जो कॉस्ट है, ठीक है ना, जो वेगा लिमिटेड है वो क्या कर सकती है, ब्रांड का कॉस्ट पे कर सकती है, किसको, सोलारिस इनकॉर्पोरेशन को। तो ब्रांड का कॉस्ट कितना दे रखा है यहाँ पे, अगर अपन देखें तो क्वेश्चन है साफ साफ कह रखा है कि भाई द एनुअल कॉस्ट ऑफ ब्रांड वैल्यू 100 लाख। द एनुअल कॉस्ट ऑफ ब्रांड वैल्यू क्या है, 100 लाख है। तो ये कितना हो गया आपका, ये जो है मोटा मोटी आपका हो गया 1 करोड़। ठीक है ना, 100 लाख कितना होता है आपका, 1 करोड़ होता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। बात समझ आ रही है। तो 57.6 मेरी क्या होनी चाहिए, एलपी होनी चाहिए, लेकिन इसका अपन क्या करेंगे, कुछ फंक्शनल एडजस्टमेंट करेंगे। अब क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाली कंपनी का ब्रांड नेम यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, उससे कुछ सर्विसेज ले रहा हूँ, उसका ब्रांड नेम यूज कर रहा हूँ, तो कुछ पेमेंट भी तो करूंगा ना। तो 1 करोड़ का जो है पेमेंट क्या कर दिया जाएगा, 1 करोड़ का जो पेमेंट है वो बेसिकली अपन क्या करेंगे, एलपी में ऐड करेंगे। फिर आगे देखो, आगे इसने कहा कि भाई जो आपका वेगा लिमिटेड है, जो आपका वेगा लिमिटेड है उसको जो है बेसिकली 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउड होता है, लेकिन फॉर द रेटेड अनरिलेटेड पार्टीज, ठीक है ना, सोलारिस इनकॉर्पोरेशन क्या करती है, सिर्फ 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड देती है। तो सुनो मेरी बात, भाई ये जो 57.6 क्या निकल के आया था, मेरा एल पे निकल के आया था, इसके अंदर क्या हो रखा है, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड इंक्लूड हो रखा है। लेकिन 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 जो वेगा लिमिटेड वो तो क्या करिए, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड ले रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मंथ का जो क्रेडिट पीरियड का खर्चा है वो भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 1 मंथ का जो क्रेडिट पीरियड का खर्चा है वो भी मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ये कह रखा है कि भाई द इंटरेस्ट कॉस्ट में बी टेकन एज 12% पर एनम एंड द परचेज वर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो देखो मेरी बात, भाई जो एलपी है 57.6, अच्छा इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, इंटरेस्ट कॉस्ट है 12% पर एनम का, मतलब बेसिकली एक महीने का कितना हो गया, 1% हो गया। अच्छा, मुझे क्या करना है, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड ऐड करना है, मुझे जो है 1 मंथ का जो क्रेडिट पीरियड का कॉस्ट है वो ऐड करना है। तो 57.6 का जो है 1% कितना होगा, भाई 57.6 का मैंने करा 1% कितना आ गया, ये निकल के आ गया आपका 0.756 करोड़। तो देखो ये रहा आपका जो है टोटल एएलपी कितना आ जाएगा, आपका जो है टोटल एएलपी निकल के आ जाएगा 59.176। तो मेरी बुक्स में मैंने परचेज दिखा रखे हैं 60 करोड़ के, जबकि मुझे परचेज दिखाने कितने के चाहिए थे, 59.176 के। तो बेसिकली मेरी जो इनकम है वो कितने से इंक्रीज करी जाएगी, 0.824 करोड़ से क्या करी जाएगी, मेरी इनकम ऐड करी जाएगी। बात समझ आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको जो है पूरा का पूरा एडजस्टमेंट करके बता दिया। तो अब क्वेश्चन बोला था कि भाई आप एएलपी निकालो, आप क्या करो, एएलपी निकालो, अपन ने एएलपी निकाल ली। फिर इसने कहा कि भाई व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट। बेसिकली जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है उसकी ड्यू डेट की, उसकी जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है अंडर 92 ही, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट। तो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की ड्यू डेट क्या होती है भाई, आरओआई की ड्यू डेट से 1 महीने पहले तक। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगते हैं तो मेरी आरओआई की ड्यू डेट क्या होती है, आरओआई की ड्यू डेट होती है 30 नवंबर 2025। तो बेसिकली 1 महीने पहले तक मुझे क्या करना है, 1 महीने पहले तक जो है मुझे अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट फर्निश करनी है, विच इज 31 अक्टूबर 2025। अच्छा, फिर क्वेश्चन ने ये कहा कि भाई अगर आप क्या करते हो, अगर आप जो है
ट्रांसफर प्राइसिंग और रिपोर्ट को फर्निश नहीं करते तो पेनल्टी कितनी लगेगी? पेनल्टी लगेगी आपकी 1 लाख की। ऑलराइट, डन है। ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 का भी। अब 5th के ए पे आते देखो। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है समझना। ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है समझना भाई। देखो आपको जो है इंटरेस्ट इनकम हुई थी कितने की? 25 लाख की। अच्छा, पेयर ने जब क्या करा था, इंटरेस्ट आपको पे करा था तो टीडीएस क्या कर लिया था? काट लिया था। अब देखो सीधी सी बात है, उसने टीडीएस काट लिया, उसको सरकार को जमा कराना चाहिए था। तो पेयर ने आपको क्या करा है? इंटरेस्ट का इनकम पे करा है, उसे टीडीएस काट लिया, लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया। अब सुनो, मैं जब क्या कर रहा हूँ, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भर रहा हूँ, मैं जब अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भर रहा हूँ तो मैं टीडीएस का क्लेम ले रहा हूँ। अच्छा, अब सरकार जो है ये बोलती है, डिपार्टमेंट ये बोलता है कि भाई देखो आपको जो है टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सामने वाले पर्सन ने जमा ही नहीं कराया। अब मेरी बात सुनो भाई, मैंने जब क्या करा है, मुझे जब इनकम मिली थी तो सामने वाले तो टीडीएस काट लिया था। अब सामने वाले की जिम्मेदारी है कि उसको वो जो है क्या करे, सरकार को जमा कराए। अच्छा, उसने सरकार को जमा नहीं कराया तो उसमें मेरी गलती है क्या? पे की गलती है क्या? तो पे की कोई भी गलती नहीं है। पे की क्या है? कोई भी गलती नहीं। वो क्या कर सकता है? टीडीएस का क्रेडिट ले सकता है। तो बस आपको जो है वही चीज इधर क्या करनी है? एक्सप्लेन करनी है। वही चीज क्या करोगे इधर आप जो है एक्सप्लेन करोगे। फिर देखो क्या बोल रखा है इन लोगों ने, दस इन द प्रेजेंट केस द डिपार्टमेंट का एक्शन इन रिकवरिंग द टैक्स ड्यू फ्रॉम अर्जुन ऑन द ग्राउंड दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन 26 एस इज बैड इन लॉ। तो मेरी बात सुनो, अर्जुन क्या करता है? टीडीएस का क्लेम ले लेता है, टीडीएस का क्लेम ले लेता है और क्या करता है? कम टैक्स पे करता है। अच्छा, सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है कि भाई देखो सामने वाले ने जो है टीडीएस हमारे पास जमा ही नहीं कराया, तो ये जो कम टैक्स है ना, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? सरकार अर्जुन से ही रिकवर कर रही है। तो बेसिकली अर्जुन क्या बोलेगा? अर्जुन ये बोलेगा कि भाई देखो सामने वाले ने तो टीडीएस काट लिया था, पे ने तो टीडीएस काट लिया था, मेरी कोई गलती थोड़ी है, उसने जमा नहीं कराया तो उसको पकड़ो ना, मुझसे क्यों रिकवर कर रहे हो? तो अपन क्या बोलेंगे? अपन ये बोलेंगे कि जो अर्जुन कह रहा है वो एकदम परफेक्ट है, जो डिपार्टमेंट कह रही है वो एकदम क्या है? गलत है। बात समझ आ गई ना? तो पेयर जब क्या करता है, पेयर जब बेसिकली मेरा टीडीएस काटता है तो सरकार को जमा कराएगा। जैसे वो सरकार को जमा कराते हैं मेरे 26 एस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब उसने जमा कराया नहीं, उसने जो है जमा कराया नहीं तो मेरे 26 एस में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। अब मेरे 26 एस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मेरे 26 एस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। सरकार बोलती है कि भाई देखो हम आपको जो है टीडीएस का क्रेडिट लेने नहीं देंगे, तो हम क्या बोलेंगे? सरकार कह रही है वो गलत है। अच्छा, इस पॉइंट पे आते देखो, इस पॉइंट पे क्या होता है? सिंपल सी बात ये कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है कि 72 लाख का जो कंपनी ने क्या करा था, टीडीएस काटा था, उसको जो है क्या करा, थोड़ा सा डिले करके जमा करा दिया। ठीक है ना? 72 लाख का जो टीडीएस था, 72 लाख का जो टीडीएस का अमाउंट था, कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने जो है बेसिकली डिले जमा कराया। अच्छा, एओ क्या करता है? एओ जो है 271 सी की पेनल्टी लगाता है। एओ जो है 271 सी की पेनल्टी लगाता है एंड 201 ए का इंटरेस्ट लगाता है। अच्छा, अब जो आपका ये क्या है? एसएससी है, वो आपके पास आया है, आप सीए हो, आप बताओ भाई। देखो सिंपल सी बात ये है कि 271 सी में पेनल्टी कब लगती है? जब आपने जमा ही नहीं कराया या फिर काटा ही नहीं। भाई 271 सी की पेनल्टी कब लगती है? जब आपने जमा ही नहीं कराया या फिर काटा ही नहीं। अगर आप क्या करते हो, काट के जो है डिले जमा करा देते हो तो उस केस से पेनल्टी नहीं लगती। बस आपको वही एक्सप्लेन करना है। आपको क्या करना है? वही एक्सप्लेन करना है कि भाई देखो 271 सी की पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, 2011 का जो आपका क्या है? इंटरेस्ट है, ठीक है ना, फॉर डिले डिपॉजिट, वो तो क्या होगा? एप्लीकेबल होगा ही। बस आपको क्या बताना है भाई? 271 सी नहीं लगेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो ये रहा, ये आपको जो है 271 सी एक्सप्लेन करना है और फिर आखिर में क्या बोलोगे? देखो ये रहा कि नो पेनल्टी वुड बी लिवाइबल अंडर 271 सी ऑन डिले इन रेमिटेंस ऑफ टैक्स डिडक्टेड, लेकिन जो है आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी इजी। तो सिंपल सी बात ये कि भाई 271 सी क्या बोलता है कि भाई आपने काटा ही नहीं, टीडीएस काटा ही नहीं या फिर आपने जमा ही नहीं कराया, तब पेनल्टी लगती है। लेकिन अगर आपने काट के जो है लेट जमा करा दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है समझना भाई। एक एसएससी है सुचित्रा लिमिटेड, प्रीवियस है 22 to 23 की, उसने रिटर्न ऑफ इनकम का फाइल कर दिया है 15th ऑफ सितंबर 2023 को फाइल कर दी है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब जो है मेरी बात बड़े ध्यान समझना। अगर एओ को क्या करना है, अगर एओ को जो है बेसिकली स्क्रूटनी असेसमेंट करना है, तो मुझे बताओ कि भाई स्क्रूटनी असेसमेंट का जो नोटिस है कब तक इशू हो सकता है? भाई जिस साल आपने क्या करी है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी है, उस साल के एंड पे आ जाओ, उसके विदिन 3 मंथ तक क्या कर सकता है एओ जो है नोटिस इशू कर सकता है। तो आपने रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल करी है? 23-24 में, तो ईयर एंड क्या होगा? 31 मार्च 24। इस अपन 3 मंथ ऐड करते हैं तो बेसिकली क्या निकल के आता है? 30 जून 24 निकल के आता है। मतलब अगर एओ को स्क्रूटनी असेसमेंट करना है, अगर एओ को क्या करना है? स्क्रूटनी असेसमेंट करना है, तो 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस को कब तक इशू कर देना चाहिए था? 30 सितंबर 24 तक इशू कर देना चाहिए था। लेकिन एओ ने इशू कब करा है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एओ ने जो है इशू करा है 21। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एओ ने नोटिस इशू करा है 21 जुलाई 25 को। मतलब बेसिकली जो भी आपकी क्या है टाइम लिमिट है उसके बाद इशू करा है। तो ये जो आपका क्या है नोटिस है, क्या है? टाइम बार्ड है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आपने क्या करा? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी 15 सितंबर 23 को। अच्छा, आपकी जो रिटर्न है वो थोड़ी सी डिफेक्टिव होती है। देखो ये रहा, द रिटर्न वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड द इंटीमेशन वाज इशूड। आपको जो है 10 मई 2024 को डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई अपनी रिटर्न को क्या करो? रेक्टिफाई करो। आपने क्या करा? 19 मई को जो है रिटर्न को रेक्टिफाई कर दिया। अच्छा, जो एओ है ना, जो आपका क्या है एओ है, जो आपका जो एओ है वो क्या करता है? जो आपका जो एओ है वो बेसिकली ये बोलता है कि भाई देखो मेरी जो टाइम लिमिट है ना, मेरी जो टाइम लिमिट है वो मैं जो है प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25 से काउंट करूंगा, प्रीवियस ईयर 24-25 से क्या करूंगा? काउंट करूंगा। ठीक है ना? एओ क्या बोलता है? देखो ये रहा, एओ ये बोलता है कि भाई देखो मेरी जो टाइम लिमिट है ना, मैं क्या करूंगा? जो आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है उधर से काउंट करूंगा। तो बेसिकली आपने जो है रिटर्न को रेक्टिफाई कब करा? 19 मई 24 को करा। तो एओ ये कहता है कि देखो
एओ ये कहता है कि भाई आपने जो है रिटर्न को रेक्टिफाई करा है रिटर्न को रेक्टिफाई करा है 19 मई 24 को। अच्छा, इसके ईयर एंड पे आ जाते हैं, इसके अपन क्या करते हैं ईयर एंड पे आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 31 मार्च 25 हो जाएगा। इधर से 3 मंथ्स एओ काउंट करता है। तो एओ बोलता है कि भाई देखो मेरा जो नोटिस है मैं 30 जून 25 तक इशू कर सकता हूँ। एओ ऐसा बोलता है। अपन क्या बोलेंगे, अपन जो है एओ को ये बोलेंगे भाई देख जो तू ये कैलकुलेशन कर रहा है ना ये गलत है, जो तू ये कैलकुलेशन कर रहा है ये गलत है। जो अपनी टाइम लिमिट है वो कहां से काउंट होगी, जब आपने क्या करा था अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी, जब आपने क्या करा था अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी उधर से क्या करी जाएगी टाइम लिमिट काउंट करी जाएगी। ठीक है, बात समझ आई। तो एओ बोलता है कि भाई देखो मैं जो है अपनी जो टाइम लिमिट है, मैं जो अपनी टाइम लिमिट है वो कहां से काउंट करूंगा, भाई जिस साल आपने क्या करा रिटर्न को रेक्टिफाई करा है, जिस साल आपने क्या करा रिटर्न को रेक्टिफाई करा उधर से काउंट करूंगा। तो एओ बोलता है कि भाई देखो मैं 30 जून 25 तक क्या कर सकता हूँ नोटिस इशू कर सकता हूँ। अच्छा, और एओ बोलता है कि भाई देखो मैंने क्या करा है विद इन टाइम लिमिट नोटिस इशू करा है। अपन क्या बताएंगे, अपन एओ को ये बताएंगे कि देख तेरी जो टाइम लिमिट है वो कहां से काउंट होगी, भाई जिस साल ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी गई उधर से काउंट होगी। एंड अकॉर्डिंगली तुझे नोटिस इशू कर देना चाहिए था 30 जून 24 तक। अब तूने 30 जून 24 तक नोटिस इशू नहीं करा है, तो बेसिकली जो तेरी प्रोसीडिंग क्या है बेसिकली इनवैलिड है। बस इतना ही आपको समझाना है। मैंने आपको बार बार बता रखा है, मैंने आपको बार बार बता रखा है कि भाई जब भी आपके इस तरह के केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करोगे, भाई आप बताओगे इश्यूज इन्वॉल्व, फिर आप क्या करोगे प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे, फिर एनालिसिस दोगे और फिर कंक्लूजन दोगे, तो आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। अंदर जो है अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, आपको जो है प्रोविजन को रटने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ये हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो 6 के बी पे। तो 6 के बी पे आते हैं, देखो क्या बोल रहा है ये, इन लोगों ने कहा कि भाई मैसर्स एपेक्स मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी 2 यूनिट्स है, एक सेज में है एक डीटीए में है। फिर देखो द डीटीए यूनिट सप्लाइज कंटेनर्स टू द सेज एट बिलो फेयर मार्केट वैल्यू, सेज यूनिट परफॉर्म्स ओनली मिनिमम प्रोसेसिंग ऑन दीज कंटेनर्स बिफोर सेल्स। अच्छा, इस अरेंजमेंट की वजह से हो क्या रहा है, इस अरेंजमेंट की वजह से सब्सटेंशियल प्रॉफिट जो है सेज में शिफ्ट हो जा रहा है, अनेबलिंग लार्जर टैक्स रिडक्शन। तो सुनो मेरी बात, एक यूनिट कहां पर है डीटीए में है, एक यूनिट कहां पर है डीटीए में है और एक कहां पर है सेज में है। अच्छा, डीटीए अगर क्या करती है खुद माल बेचती है, खुद माल बेचेगी तो जो है बेसिकली क्या करना पड़ जाएगा उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो उसने क्या करा, उसने जो है खुद माल बेचने की जगह क्या दिखाया, खुद माल बेचने की जगह उसने जो है सबसे पहले जो है सेल्स दिखाई किसको, सेल्स को, छोटे से अमाउंट में मतलब बिलो फेयर मार्केट वैल्यू सेल्स दिखाई, सेल्स दिखाई किसको, सेल्स को। अब माल किसके पास आ गया, सेल्स के पास आ गया। अच्छा, सेल्स के हाथ में जो परचेज है वो बिलो फेयर मार्केट वैल्यू है। अच्छा, फिर सेल्स ने क्या करा इसको जो है बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू बेचा, सेल्स ने क्या करा इसको फेयर मार्केट वैल्यू बेचा। तो बेसिकली जो आपका लार्जर प्रॉफिट है वो कहां पे शिफ्ट हो गया, सेल्स में शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब क्योंकि सेल्स में आप क्या कर सकते हो 10 डब्ल्यू का डिडक्शन ले सकते हो, तो बेसिकली आप क्या कर गए टैक्स बचा गए। अब सवाल ये आता है कि भाई अपने को जो है क्या बेसिकली गार इन्वोक करना पड़ेगा क्या, भाई कैन द प्रोविजंस ऑफ गार बी इन्वोक। तो देखो गार आपको इन्वोक करने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी सार लगता है मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन जहां पे भी दे रखे हैं वहां पे आपको जो है गार इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 10 डब्ल्यू में देखो, अब 10 डब्ल्यू में साफ साफ आपको ये बता रखा है कि डिडक्शन लेने के लिए आप जो है बेसिकली क्या करोगे, आप जो है ट्रांजेक्शन को दिखाओगे एज इफ कि भाई आपने क्या कर रखा है उसको एट फेयर मार्केट वैल्यू शो कर रखा है। तो सुनो मेरी बात, जब सेज क्या करेगी, जब सेज जो है बेसिकली 10 डब्ल्यू का डिडक्शन क्लेम करेगी, जब सेज क्या करेगी 10 डब्ल्यू का डिडक्शन क्लेम करेगी तो क्या करेगी वो जो है बेसिकली ट्रांजेक्शन को फेयर मार्केट वैल्यू पे निकाल के जो है डिडक्शन लेगी। तो अकॉर्डिंगली क्या हो गया, ये वाला जो ट्रांजेक्शन है उसका जो बेसिकली क्या था, उसका जो घपला था वो जो है बेसिकली 10 डब्ल्यू ने क्या करा रेक्टिफाई कर दिया। तो वापस समझना भाई गार इन्वोक करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों इन्वोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली इस तरह का जो ट्रांजेक्शन है, इस तरह का जो ट्रांजेक्शन है वो 10 डब्ल्यू के द्वारा ऑलरेडी क्या है गवर्नड है। 10 डब्ल्यू साफ साफ ये कहता है कि जब भी आप क्या करोगे 10 डब्ल्यू का डिडक्शन निकालोगे, तो 10 डब्ल्यू का डिडक्शन निकालने के जो अपन प्रॉफिट यूज करते हैं उसमें अपन क्या करेंगे उस प्रॉफिट को निकालेंगे अपन एज इफ की भाई ट्रांजेक्शन आपने फेयर मार्केट वैल्यू पे शो कर रखे हैं। तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से जो बेसिकली लोगों ने क्या करी थी टैक्स प्लानिंग करी थी वो नलीफाई हो जाएगी, इजी। अच्छा, 6 के सी पे आओ भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक प्रोप्राइटर है उसकी टोटल रिसीट्स है 5 करोड़ 12 लाख। अच्छा, और 5 करोड़ 12 लाख में से उसका जो है कैश में रिसीट कितना है 22 लाख है, मतलब ये तो क्या है अप टू 5% है। अच्छा, टोटल पेमेंट्स है 5 करोड़ 50 लाख के। अच्छा, उसमें से कैश पेमेंट कितने हैं 28 लाख के हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई टैक्स ऑडिट कराना है कि नहीं कराना है। तो क्वेश्चन अपन से ये पूछ रहा है कि भाई टैक्स ऑडिट करानी है कि नहीं करानी है। तो बेसिकली जैसे ही आपका क्या होता है टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है। लेकिन अगर 1 करोड़ की लिमिट जो है 10 करोड़ हो जाती है, कब होती है, जब आपका जो कैश में पेमेंट है वो टोटल पेमेंट का अप टू 5% है, प्लस जो आपका कैश में रिसीट है वो टोटल रिसीट का क्या है अप टू 5% है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपकी जो कैश में रिसीट है वो तो क्या है अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट है, लेकिन जो आपका कैश में पेमेंट है वो बेसिकली अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट नहीं है। देखो जो है यहाँ पे 10 करोड़ की लिमिट अप्लाई नहीं होगी, 1 करोड़ की ही लिमिट अप्लाई होगी, एंड अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है समझना, सेकंड पॉइंट समझना क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट में देखो क्या बोल रहा है कि भाई अज्यूमिंग मिस्टर राजेश इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड, मतलब बेसिकली राजेश का क्या हो रहा है बुक्स अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है। राजेश कौन है, बेसिकली प्रोप्राइटर है। तो राजेश का क्या हो रहा है बुक्स अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है। क्वेश्चन अपन से ये पूछ रहा है कि एज अ सीए आप हमें बताओ कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है क्या एज पर 269 एसटी। अब सुनो क्या हुआ है, सुनो मेरी बात क्या हुआ है, देखो क्या बोल रहा है ये कि भाई मैसेज गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इशूड एन इनवॉइस ऑफ 3,50,000 टू पीक्यूआर ट्रेडर्स फॉर द सेल ऑफ मोबाइल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है समझना, पहले ऊपर पढ़ लेते हैं अपन। अज्यूमिंग मिस्टर राजेश इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड and in the line of the tax audit applicability under 44AB also discuss whether the following issue need to be reported
ठीक है ना, बाय द सीए ऑफ राजेश इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन रिलेशन टू द टैक्स ऑडिट ऑफ मैसेज गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई एक दूसरा एसएससी आ गया, एक दूसरा एसएससी आ गया मैसेज गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, दूसरे एसएससी के केस में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगा कि नहीं होगा। आप सुनो भाई, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या करा है, 3,50,000 का जो है इनवॉइस इशू करा है किसको, पीक्यूआर ट्रेडर्स को। मतलब गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या करा है, गुप्ता ले लेते हैं, तो गुप्ता ने 350 की सेल्स करी है, पीक्यूआर को इनवॉइस इशू कर दिया। अच्छा, 350 में से क्या हुआ है, 250 का तो पेमेंट जो है अपन ने क्या करा है, अकाउंट पे चेक के थ्रू ले लिया है। अच्छा, बाकी जो बैलेंस 1 लाख का पेमेंट है, बाकी जो बैलेंस 1 लाख का पेमेंट है वो पीक्यूआर ने कैसे दिया, पीक्यूआर ने जो है 10,000 ईच करके दिया, कैश में दिया, ठीक है ना, ऑन 10 डिफरेंट डेट्स। बात समझाई। तो बैलेंस 1 लाख हैज बीन पेड ऑन 10 डिफरेंट डेट्स इन कैश थ्रू पेमेंट ऑफ 10,000 ईच, ठीक है ना, 10,000 ऑन ईच डे बिफोर 31st March 25। अच्छा सुनो, 269 एसटी अपने को ये बताता है कि भाई कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है ना, एक सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो है गुप्ता ने सेल्स कितने की करी थी, गुप्ता ने जो सेल्स है 350 की करी थी। अच्छा, तो ट्रांजेक्शन तो हो गया, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन कितना हुआ, एक हो गया। तो गुप्ता ने पीक्यूआर को 350 की सेल्स करी थी। अच्छा, 350 में से जो है बेसिकली अकाउंट पे चेक के थ्रू कितना मिल गया, 250 मिला है। तो मुझे बताओ कि भाई कैश में कितना मिला है, कैश में मिला है 1 लाख। अच्छा, 269 एसटी अराइज कब होता है, जब आपका जो कैश में रिसिप्ट होता, जब आपका जो कैश में रिसीट होता है वो 2 लाख या उससे ज्यादा होता। तो यहाँ पे जब बेसिकली 269 एसटी का वॉल्यूशन हुआ ही नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली जो आपका सीए है उसको जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो है इस ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में 269 एसटी के रिस्पेक्ट में कुछ भी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वेरी इजी। तो यहाँ पे जो है अपने सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स खत्म होते हैं। अब आ जाते हैं अपन किस पे, एमसीक्यूज पे। आ जाओ, देखो अपन जो है एमसीक्यूज को चालू करते हैं। हाँ जी, तो देखो केस स्टडी नंबर 1 पे आते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई एक बिजनेस ट्रस्ट है विच इज रीट, उसके अपने को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। रेंटल इनकम है कितने की, 5 करोड़ की। अच्छा, डिविडेंड की इनकम है कितने की, 4.5 करोड़ की फ्रॉम XYZ लिमिटेड। अच्छा, XYZ लिमिटेड में रीट जो है क्या करता है, 60% स्टेक होल्ड करके बैठा है, मतलब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। मतलब बेसिकली एसपीवी से डिविडेंड मिला कितने का, 4.5 करोड़ का। अच्छा, देखो क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैप गेन्स ऑफ 1.5 करोड़ ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, जिस पर आपने क्या करा था, एसटीडी पे करा था बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। और आपने ट्रांसफर कब करा है, 15th of April 24 को करा है, मतलब बेसिकली बिफोर 23rd of July 2024। मतलब बेसिकली जो आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ट्रिपल ए वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला, इस पे क्या होगा, 15% का टैक्स रेट लगेगा। अच्छा, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 1 करोड़ ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज, ये जो भी आपकी सारी इनकम थी टोटल मिला के कितनी है, 12 करोड़ है। ये आपने क्या करा है, अपने रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स को बांट रखी है। अब पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है समझना, पहला एमसीक्यू ये कह रहा है कि जब रीट क्या करता है, अपना रेंटल इनकम, ठीक है ना, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जो आपका बिजनेस ट्रस्ट है वो कितना टीडीएस काटेगा। तो सीधी सी बात है भाई, रेसिडेंट के केस में 10% टीडीएस कटेगा और नॉन रेसिडेंट के केस में रीट्स इन फोर्स पे टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194 LBA। वेरी इजी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 क्या बोल रहा है, एमसीक्यू नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ रीट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 1.5 करोड़ ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स। तो इस पे क्या होगा, इस पे जो है 111A में 15% पे टैक्स रेट लगेगा। अच्छा, और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल हुआ है 1 करोड़ का ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टी, इस पे एमएमआर लगेगा। देखो ये रहा भाई, दूसरे वाले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है उस पे क्या लगेगा, एमएमआर लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। तीसरा क्या बोल रहा है समझना, तीसरा बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ रेंटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट होल्डर्स। मैंने बताया कि भाई रेंटल इनकम हो रही है, रीट को क्या हो रही है, रीट को जो है रेंटल इनकम हो रही है फ्रॉम डायरेक्टली ओन्ड एसेट्स। तो बेसिकली रीट के हाथ में तो एग्जाम्प्ट, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल। देखो ये रहा भाई, रीट के तो हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रीट एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। इजी। फोर्थ पे आओ, देखो फोर्थ क्या बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ रीट एंड यूनिट होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसपीवी assuming that the SPV has not opted to pay tax as per BAA। तो सीधी सी बात ये है कि जो डिविडेंड की इनकम हुई है, किससे, डिविडेंड की इनकम हुई है एसपीवी से, जो आपका रीट है उसके तो हाथ में एग्जाम्प्ट होगी, रीट के हाथ में क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। अच्छा, यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जाम्प्ट होगी। क्यों एग्जाम्प्ट होगी, क्योंकि जो आपका एसपीवी है उसने BAA नहीं ले रखा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। तो अपना क्या निकल के आया, ये अपना निकल के आया BACA चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं अपन, BACA निकल के आया है। तो देखो ये रहा BACA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस सिनेरियो नंबर 2 पे आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है समझना भाई, मिंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीलिंग फैंस एंड एक्सपोर्टिंग द सेम टू वेरियस एसोसिएट एंड अदर एंटरप्राइज वर्ल्ड वाइड। द इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 वाज कंप्लीटेड बाय मेकिंग रेफरेंस टू द टीपीओ। तो टीपीओ ने क्या करा था, आपकी इनकम 855 लाख से बढ़ा दी। अच्छा, आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई द कंपनी अप्लाइड फॉर अपा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इन मार्च 2024। जो साइन कब हो गया, जो साइन हो गया जुलाई 2024 को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो, द कंपनी ऑल्सो अप्लाइड फॉर द रोल बैक बेनिफिट विच वॉज अग्रीड एंड साइंड इन दिसंबर 2024। तो कंपनी ने जो है पिछले 4 साल के लिए रोल बैक के लिए भी अप्लाई करा। अच्छा, और रोल बैक जो अग्रीमेंट वो साइन कब हुआ, दिसंबर 2024 में साइन हुआ। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर अपन क्या करते हैं, अपा को अप्लाई करते हैं और एएलपी डिटरमिन करते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। तो अगर अपन क्या करते हैं, अपा को अप्लाई करके ये जो प्रीवियस ईयर 21-22 है इसका एएलपी डिटरमिन करते हैं, तो कितना निकल के आता है। तो इन लोगों ने कहा
कि भाई द इनकम वुड गेट इनहांस्ड बाय 580 लाख एज अगेंस्ट 855 लाख। तो सुनो मेरी बात, भाई जो आईसीसी है उसने क्या करा था, रिटर्न ऑफ इनकम में कुछ इनकम दिखाई होगी। टीपीओ ने ये जो इनकम है कितने से बढ़ा दी, टीपीओ ने जो ये इनकम है 855 लाख से बढ़ा दी थी। टीपीओ ने जो ये इनकम है 855 लाख से बढ़ा दी थी। अपा को अप्लाई करने के बाद, अपा को अप्लाई करने के बाद ये जो इनकम है कितने से बढ़ रही है, ये जो इनकम है 580 लाख से बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, 580 लाख से बढ़ रही है। तो आपने एक चीज पढ़ रखी है भाई, आपने जो है क्या पढ़ रखा है, एक चीज पढ़ रखी है कि भाई जो आपका अपा है, जो आपका रोल बैक बेनिफिट है, उसको अप्लाई करने के बाद आपकी जो रिटर्न इनकम है, ठीक है ना, आपकी जो इनकम है वो रिटर्न इनकम से कम नहीं होनी चाहिए भाई, रिटर्न इनकम से ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर अपन क्या करते हैं, अपा को अप्लाई करते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, तो जो इनकम है, जो इनकम है वो क्या रिटर्न ऑफ इनकम से कम दिख रही है, क्या रिटर्न ऑफ इनकम कम से, रिटर्न ऑफ इनकम से कम नहीं दिख रही भाई। जो टीपीओ का एडिशन है वो थोड़ा कम हो गया है, तो इसके लिए जो है अपन ने करा है एकदम सही है क्या, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एमसीक्यू नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द मॉडिफाइड रिटर्न, फॉर फाइलिंग द मॉडिफाइड रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ रोल बैक ईयर्स। तो जो आपके रोल बैक ईयर्स हैं उसके लिए आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी है, तो टाइम लिमिट क्या है भाई, सिंपल सी बात यह है कि जिस महीने आपको क्या हुआ है, रोल बैक का अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिस महीने आपको क्या हुआ है, रोल बैक का अग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके मंथ एंड पे आ जाओ, उधर से आप जो है क्या करोगे, 3 मंथ्स को काउंट करोगे। देखो ये रहा भाई, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रोल बैक एग्रीमेंट वाज साइन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 6 नंबर का एमसीक्यू क्या बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ एएलपी फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 बेस्ड ऑन द अपा एंड टीपीओ का ओरिजिनल डिटर्मिनेशन। तो अपना आंसर क्या है कि देखो एएलपी का एडजस्टमेंट ऑफ 580 लाख हैज टू बी मेड फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 even though it is less than TPO का original adjustment of 855 lakh since it does not reduce the total income as declared in the return of income। तो आपने एक चीज पढ़ रखी है कि भाई रोलबैक का बेनिफिट लेने के बाद, रोलबैक का बेनिफिट लेने के बाद जो आपकी टोटल इनकम है वो रिटर्न ऑफ इनकम से कम नहीं हो सकती, रिटर्न ऑफ इनकम से कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई रिटर्न ऑफ इनकम से कम नहीं आ रही है भाई, बस टीपीओ का जो क्या था, टीपीओ का जो एडिशन था वो जो है बेसिकली क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये तो क्या है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमसीक्यू नंबर 5 एंड 6 हो गया। एमसीक्यू नंबर जो है आपका 5 एंड 6 हो गया। अभी एमसीक्यू पे आते, देखो क्या बोल रहा है, इन लोगों ने कहा भाई मिंट प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा है, 100 लाख बोरो कर रखे हैं, किससे, एक यूएसए वाली कंपनी से। कब बोरो करे थे, 1 जुलाई 2019 को बोरो करे थे अंडर द लोन अग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसने क्या करा है, फॉरेन करेंसी में जो है लोन ले रखा है। इंटरेस्ट जो है बेसिकली हाफ ईयरली पे होता है, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम एवरी हाफ ईयर, मतलब 31 दिसंबर को पे होता है और 30 जून को पे होता है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात जो है बड़ी ध्यान समझना, मुझे ये बताओ कि भाई ये जो आपकी क्या है, फॉरेन कंपनी की जो इंटरेस्ट की इनकम है, ये जो आपकी फॉरेन कंपनी की क्या है, इंटरेस्ट की इनकम है, ठीक है ना, ये जो आपकी क्या है, फॉरेन कंपनी की इंटरेस्ट की इनकम है, ये किस रेट से टैक्सेबल होगी, ये जो है किस रेट से टैक्सेबल होगी, सीधी सी बात है 115A के अंदर जो है टैक्सेबल करी जाएगी। भाई 115A मैंने आपको करवा रखा है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ रखा है, एनआर टैक्सेशन में जो है अपन ने, देखो ये पढ़ रखा है अपन ने 115A। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर इंडियन कंपनी क्या करती है, फॉरेन करेंसी में पैसा बोरो करती है अंडर द लोन अग्रीमेंट मेड ऑन बिफोर 30th ऑफ जून 2023, तो उस केस में जो है एनआर की इनकम जो है क्या होगी, 5% में टैक्सेबल की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात जो है बड़े ध्यान समझना, अपने को ये तो पता चल गया कि भाई जो नॉन रेसिडेंट है इसकी इनकम 5% पे क्या होगी, टैक्सेबल होगी। मतलब जब मैं टीडीएस काटूंगा तो 5% के रेट से टीडीएस काटूंगा। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, तो 31 दिसंबर 2024 को क्या हो गया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। आप क्या करोगे, इंटरेस्ट को पे करोगे। तो लोगों ने कहा भाई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 आपने जो है इंटरेस्ट का पेमेंट कब करा है, इंटरेस्ट का जो आपने पेमेंट है वो 20th ऑफ फरवरी 2025 को करा है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। अब अपन से एमसीक्यू ये पूछ रहा है कि भाई आप हमें ये बताओ कि भाई कितना टीडीएस कटेगा। एमसीक्यू ये पूछ रहा है कि आप हमें ये बताओ कि भाई कितना टीडीएस कटेगा। आ जाओ चलो देखते हैं, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि भाई 31 दिसंबर को आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो। तो देखो ये रहा भाई 100 लाख का 4% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ये तो क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। लेकिन ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आया है, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आया है तो डॉलर में निकल के आया है, इसको अपन को रुपीज में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको जो है रूल 115 करा रखा है, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो है आपको बाकायदा रूल 115 करा रखा है, और वो मुझे ये बताता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के अलावा कोई भी दूसरा जो इंटरेस्ट है वो जो है रुपीज में किस रेट से कन्वर्ट होगा, भाई लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे जो आपका टीटीबीआर चल रहा है उससे कन्वर्ट होगा। अब आ जाओ देखो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी में आपको बताता हूं भाई, अपना जो ईयर है वो खत्म कब होगा, 31 मार्च 25 को खत्म हो रहा। आप इंटरेस्ट जो है बेसिकली ड्यू कब हो रहा है, 31 दिसंबर को हो रहा है। तो आपने पढ़ रखा है टीडीएस का प्रोविजन, आपने ये पढ़ रखा है कि भाई जो आपका टीडीएस कब करता है, ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। भाई ड्यू हो रहा है 31 दिसंबर को, पे हो रहा है 20th फरवरी को, तो बेसिकली आपका जो है ड्यू कब हो गया, 31 दिसंबर को हो गया। मतलब आपको टीडीएस जो है काटना है 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर को टीडीएस काटने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई सामने वाले की इंटरेस्ट इनकम कितनी है। तो आपने इंटरेस्ट इनकम निकाली, ये आपकी इंटरेस्ट इनकम निकल के आई डॉलर में। अब इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। आप कहां पे बैठे हो, आप 31 दिसंबर को बैठे हो, ध्यान रखो आप जो है टीडीएस काटेंगे 31 दिसंबर को बैठे हो। आपने क्या करा, इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला, ये डॉलर में निकल के आ गया। अब मुझे जो है इसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको जो है रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मेरा प्रोविजन क्या कहता है कि भाई आप जो है ईयर एंड, मतलब आप जो है बेसिकली 3 महीने बाद का जो है टीटीबीआर जो है उससे कन्वर्ट करोगे। अच्छा चलो मुझे बताओ 31 दिसंबर को बैठे बैठे क्या आप जो है भविष्यवाणी कर सकते हो क्या कि भाई 3 महीने बाद जो है टीटीबीआर क्या होगा। तो ये आ गई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी।
अब मुझे टीडीएस तो काट के सरकार को जमा कराना है, अब कितना काटूं, कैसे काटूं, इसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करूं। तब सरकार ने क्या बोला, तब सरकार ने जो है ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझी कि भाई आपको टीडीएस तो काटना है 31 दिसंबर को, टीडीएस तो काटना है आपका 31 दिसंबर को, लेकिन इस इंटरेस्ट को इनकम को रुपीज में कन्वर्ट करने का जो प्रोविजन वो क्या कहता है कि लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे जो टीटीबीआर चल रहा है उसे कन्वर्ट करोगे। अब 31 दिसंबर को बैठ के मुझे ये नहीं पता कि भाई 3 महीने बाद जो है टीटीबीआर क्या होगा, तो सरकार ने इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को समझा और फिर सरकार ने बोला कि भाई टीडीएस काटने के लिए आप क्या कर सकते हो, जिस दिन आप क्या कर रहे हो, जिस दिन जो है आप बेसिकली टीडीएस का पेमेंट कर रहे हो उस दिन पे जो टीटीबीआर चल रहा है ना उसे कन्वर्ट कर लेना। तो देखो 31 दिसंबर 24 को जो है टीटीबीआर कितना दे रखा है, इन लोगों ने कहा 72 दे रखा है, तो ये जो मेरा इंटरेस्ट इनकम निकल के आया था इसको मैंने क्या करा 72 से मल्टीप्लाई करा, तो अब आपका जो है इंटरेस्ट इनकम कितना हो गया 144 लाख हो गया। तो अब मुझे रुपीज टर्म्स में पता चल गया, अब मुझे जो है रुपीज टर्म्स में पता चल गया कि भाई देखो अब मुझे जो है रुपीज टर्म्स में पता चल गया कि भाई जो एनआर है उसका जो है इंटरेस्ट इनकम कितना है। अब 144 लाख का इंटरेस्ट इनकम निकल के आया, इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेबल टीडीएस काट के सरकार को जमा कराना पड़ेगा। अब मैंने बताया कि भाई टीडीएस किस रेट से कटेगा, भाई 5% की रेट से ही कटेगा। तो देखो ये रहा भाई 144 लाख का 5% क्या हो गया, 144 लाख का 5% आपका जो टैक्स का अमाउंट हो गया, टीडीएस का अमाउंट हो गया। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जब भी एनआर या फॉरेन कंपनी का आप टीडीएस काटोगे तो सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे। अच्छा ये क्या है, फॉरेन कंपनी है, ये क्या है आपकी फॉरेन कंपनी है, ये क्या है देखो आपकी फॉरेन कंपनी है। अच्छा फॉरेन कंपनी की जो इनकम है 1 करोड़ से ज्यादा हो गई, 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 10 करोड़, तो 2% सरचार्ज लगेगा। तो देखो ये रहा भाई 144 लाख का 5% प्लस 2% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 763 776। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मैंने आपको समझा दी। अच्छा इसने फिर देखो लास्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है कि भाई एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही है, अनरिलेटेड पार्टी को एक्सपोर्ट कर रही है। अच्छा अनरिलेटेड पार्टी को जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगेंगे क्या, अरे नहीं लगेंगे। अच्छा टीपी के प्रोविजंस ही नहीं लग रहे तो टीपी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की जरूरत है कि आपको मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई आपने जब क्या करा है अपनी अनरिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन करे हैं तो आपने जो है टीपी के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करे, पेनल्टी लगेगी क्या, अरे पेनल्टी लगेगी नहीं भाई, जब टीपी के प्रोविजंस ही नहीं लग रहे तो पेनल्टी किस बात की लगेगी, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना क्या निकल के आया BBAD, देखो ये चेक कर लेते हैं अपन भाई BBAD, ठीक है। आ जाओ एमसीक्यू नंबर 9 पे आते हैं, केस सिनेरियो नंबर 3 पे। देखो क्या बोल रहा है ये, इन लोगों ने कहा द AO विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर सर्वेड द बिजनेस प्रीमाइस ऑफ ओरियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, ओरियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का आपने जो है क्या करा, बिजनेस प्रीमाइस को सर्वे करा। कब कर सकते हो भाई, बिजनेस आवर्स में कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपने जो है सर्वे को इनिशिएट कब करा, रात के 9 बजे करा, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन विच में बी रेलेवेंट टू द प्रोसीडिंग्स। अच्छा सर्वे खत्म कब हो रहा है वो इरेलेवेंट है। फिर आगे देखो, आगे इसने कहा कि भाई जो आपका ओरिएंट है ना, जो आपका ओरिएंट फूड है उसके जो है बेसिकली बिजनेस आवर्स कब है, सुबह 10 से लेके रात के 10 बजे तक। तो ये जो सर्वे करा गया है क्या सही है, क्या बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टाइमली सर्वे हुआ है, टिक मार देता हूं मैं। अब आगे देखते हैं। फिर इसने कहा कि भाई 15 जून 24 को एओ ने क्या करा, हॉरिजॉन कंपनी का जो है बिजनेस प्राइस में एंटर करा फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन। अच्छा अगेन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो 133 सेक्शन है वहां पर आप क्या कर सकते हो, बिजनेस आवर्स में जा सकते हो, बिजनेस आवर्स में घुस सकते हो। आप घुसे कब, रात के जो है 8:25 पे। अच्छा बिजनेस आवर्स क्या है, यहाँ पे इन लोगों ने कहा 9:30 से 9:30 है, मतलब अगेन आपने जो क्या करा है ये कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जो आप बिजनेस में घुसे हो, बिजनेस प्राइस में घुसे हो, ये क्या है एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमसीक्यू नंबर 9 पे आओ। एमसीक्यू नंबर 9 मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई जो एओ ने क्या करा, जो एओ ने सर्वे करा और जो एओ ने क्या करा, ये अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन की प्रीमाइसेस में घुसा। सही है क्या, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केसेस में उसने जो है वैलिड काम करा है, मतलब बिजनेस आवर्स में घुसा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। इन बोथ द अबव केसेस, मतलब सर्वे और कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन दोनों केसेस में एओ ने क्या करा, एओ ने जो है इंपाउंड रिटेन कर लिया बुक्स और अकाउंट्स को और 12 दिन के लिए क्या करा, 12 दिन के लिए जो है बेसिकली इंपाउंड रिटेन करा। तो सुनो मेरी बात, भाई सर्वे में तो अलाउड है, मतलब ओरियन के केस में तो अलाउड है, लेकिन जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए घुसते हो वहां पे जो आप इंपाउंड रिटेन नहीं कर सकते। अच्छा अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो कि भाई इज द एक्शन ऑफ एओ इन इंपाउंडिंग एंड रिटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओरियन एंड होराइजन आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर डूइंग सो वैलिड है कि नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो ओरियन के केस में तो वैलिड है लेकिन होराइजन के केस में वैलिड नहीं है। बात समझ आ गई। तो मैंने आपको ये बताया, सिंपल सी बात बताई कि भाई सर्वे के दौरान तो आप क्या कर सकते हो, इंपाउंड रिटेन कर सकते हो, लेकिन जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए घुसे हो वहां पे जो आप इंपाउंड रिटेन नहीं कर सकते। तो ओरियन के केस में अलाउड है, होराइजन के केस में अलाउड नहीं है, इजी है। अच्छा आगे देखो, आगे इसने कहा कि भाई इन जुलाई 2024 द बिजनेस प्रीमाइस ऑफ वैनगार्ड डेवलपर्स लिमिटेड। अच्छा ये काम का नहीं है, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन काम का नहीं है, इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में दे नहीं रखी। अच्छा एमसीक्यू नंबर 11 पे आते देखो, 11 क्या कह रहा है भाई, कैन द एओ इशू नोटिस अंडर 148 टू ओरियन फूड प्राइवेट लिमिटेड इन अगस्त 2024 in respect of previous year 1920, 2021 and 21-22 consequent to the survey conducted in the business premise। तो ये कह रहा है कि भाई सर्वे हो गया भाई ओरियन फूड्स लिमिटेड, ठीक है ना, ओरियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का जो है आपने क्या करा, सर्वे करा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 140 का नोटिस मतलब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकते हो क्या, अरे भाई बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप क्या करते हो, सर्वे करते हो तो एओ के पास क्या होता है, डिम्ड इन्फॉर्मेशन होती है, एओ के पास क्या होता है, डिम्ड इन्फॉर्मेशन होती है, अपन ने पढ़ रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, बाकायदा
आप जो है क्या कर सकते हो, बकायदा जो है क्या कर सकते हो, 148 का नोटिस इशू कर सकते हो। बट ध्यान रखना, आपको क्या करना पड़ेगा, 148 जो सेक्शन है उसका कंप्लाइंस करना पड़ेगा। तो जो आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है 147 का, जो आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, मैंने आपको जो है बहुत इस तरह करा रखा है। तो यहाँ पे आपने सिंपल सी बात ये पढ़ रखी है कि भाई अगर सर्वे होता है तो एओ के पास डिम इन्फॉर्मेशन होती है। एओ के पास क्या होती है, डिम इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्या कर सकता है, पिछले जो 3 साल है, पिछले जो 10 साल है, ठीक है ना, उसका क्या कर सकता है, उसका जो है बेसिकली इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकता है। तो पिछले 3 साल का वो कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर 3 साल से ज्यादा अप टू 10 ईयर तक करना है तो वो कब कर सकता है, जब उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका इनकम जिनका जो आपकी इनकम एस्केप हुई है वो 50 लाख से ज्यादा है। तो बस वही सिंपल सी इन लोगों ने बात बोली कि भाई क्या अपन 148 का नोटिस इशू कर सकते हैं, क्या जो है अपन 148 का नोटिस इशू कर सकते हैं क्या, तो अपन कहेंगे बिल्कुल आप कर सकते हो। बट ध्यान रखना भाई 148 सेक्शन का जो है आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वाला जो सेक्शन है वो आपको अच्छी तरह करना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये पता होगा, आपको जो है पता होगा कि भाई अमेंडमेंट आया था, आपको जो है पता होगा कि भाई इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में जो है अमेंडमेंट आया था, वो अमेंडमेंट अपन ने कर रखा है। इस क्वेश्चन में जो है वो वाला अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, ओल्ड प्रोविजन लग रहा है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का क्या लग रहा है, ओल्ड प्रोविजन आपका एप्लीकेबल हो रहा है। तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में आपको दिखा देता हूं भाई, सेक्शन 147, सेक्शन 147 देखो ये रहा। ये तो आपका क्या है, ये तो आपका जो है 147 का न्यू प्रोविजन है जो एप्लीकेबल हो रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024। अच्छा, 1 सितंबर 2024 से पहले अगर आपका क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है, तो ओल्ड प्रोविजन लगेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका नोटिस कब इशू हो रहा है, 1 सितंबर 2024 से पहले, तो अपना जो है ओल्ड प्रोविजन लगेगा। और ओल्ड प्रोविजन भी अपने जो है बहुत अच्छी तरह समझ रखा है। तो ये न्यू प्रोविजन एंड ओल्ड प्रोविजन अच्छी तरह पढ़ लेना, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 12 पे आओ, देखो क्या बोल रहा है भाई, वुड द एक्शन ऑफ एओ इन एंटरिंग द प्रीमाइस ऑफ ओरियन प्राइवेट लिमिटेड एट 9 PM एंड इंपाउंडिंग एंड रिटर्निंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन वैलिड इफ ही हैड सर्वेड, ठीक है ना, इफ ही हैड सर्वेड द ओरियन फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग द टीडीएस टीसीएस। भाई देखो, अगर आप टीडीएस टीसीएस सर्वे करने जाते हो तो वहां पे जो है आप क्या नहीं कर सकते, इंपाउंड रिटर्न नहीं कर सकते। वहां पे जो है आप इंपाउंड रिटर्न नहीं कर सकते। तो देखो क्या रखा है, नो द एक्शन ऑफ एओ इन एंटरिंग द प्रीमाइस एट 9 PM एंड इंपाउंडिंग द रिटर्निंग इज नॉट वैलिड। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई जब आप टीडीएस टीसीएस करने के लिए जाते हो, टीडीएस टीसीएस सर्वे करने के लिए जाते हो, तो आप इंपाउंड रिटर्न नहीं कर सकते। प्लस टीडीएस टीसीएस सर्वे कब होता है, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। यहाँ पे आप जो है टीडीएस टीसीएस सर्वे करने के लिए कब घुसे हो, सनसेट के बाद घुसे हो, जो कि क्या है अगेन वैलिड नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टीडीएस टीसीएस सर्वे होता है वो कब होता है, आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, एंड अगेन आप इंपाउंड रिटर्न नहीं कर सकते। ये हो गया एमसीक्यू नंबर 12, ठीक है। 4 एमसीक्यू थे इसके, देख लेते हैं। हाँ 4 थे, तो क्या है ये, ACCB, देखो आ जाते हैं ACCB, ठीक है। अब 13, 14, 15 कर लेते हैं। क्या बोल रहा है समझना, अंजन क्या है, एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने क्या करा है, एक फ्लैट बेचा है मुंबई में जिसके एचडीवी कितनी है, 2 करोड़ है। बेचा कितने पे, 1.8 करोड़ पे बेचा है। और परचेज कितने पे करा था, परचेज करा था 1.5 करोड़ पे। तो क्योंकि आप क्या हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, आप क्या पीजीपी इनकम निकलेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है बेसिकली जो भी आपने क्या करा है, जो भी आपने बेसिकली क्या करा है, फ्लैट बेचा है, 43 CA लग जाएगा। अच्छा, आपकी जो सेल कंसिडरेशन 1.8 है, एचडीवी कितनी है, 2 करोड़ है। तो क्या आपकी सेल कंसिडरेशन एचडीवी के जो है अप टू 110, क्या आपकी एचडीवी सेल कंसिडरेशन का 110% तक है, करके देखते हैं भाई। 1.8 इंटू मैंने करा 110%, कितना आ गया ये, 1.98 आ गया। मतलब जो आपकी एचडीवी है वो 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सेल कंसिडरेशन क्या लेनी पड़ेगी, जो आपकी एचडीवी है। तो 2 करोड़ माइनस 1.5 करोड़ क्या हो जाएगा, 50 लाख आपकी पीजीपी इनकम बनेगी। देखो ये रहा भाई, अंजन के हाथ में क्या होगा, अंजन के हाथ में 50 लाख की पीजीपी इनकम बनेगी। अब सुनो, जो बायर है, जो क्या है, बायर है अश्विन, उसने परचेज कितने पे करी है, उसने परचेज करी है 1.8 करोड़ पे। एचडीवी कितनी है, एचडीवी है 2 करोड़, एचडीवी कितनी है 2 करोड़। तो जो बायर है उसके हाथ में क्या लगेगा, 56 to 10 लगेगा, 56 to 10 लगेगा। अगेन वही बात कि जो आपका क्या है, सेल कंसिडरेशन है वो एचडीवी का अप टू 110%, जो आपका एचडीवी है, सॉरी, जो आपका एचडीवी है वो 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन नहीं है। तो अकॉर्डिंगली जो आपका क्या है, एचडीवी और एक्चुअल कंसिडरेशन का डिफरेंस है, मतलब कितना हो गया, ये 20 लाख हो गया। ये क्या होगा, ये जो है बायर के हाथ में आईएफएस की इनकम बनेगी। देखो ये रहा भाई, 20 लाख वुड बी टैक्सेबल एज आईएफएस इन द हैंड्स ऑफ अश्विन। बात समझ आई। तो जो आपका सेलर है उसके हाथ में 43 CA लगेगा, क्योंकि वो क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है। और जो आपका बायर है उसके हाथ में क्या लगेगा, 56 to 10 लगेगा। ठीक है, डन है। ये हो गया अपना एमसीक्यू नंबर 13। 14 पे आओ, देखो भाई 14 सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई राहुल क्या करता है, राहुल ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है माल बेचता है। देखो भाई 35 लाख का माल बेचा है, कब, 35 लाख का माल बेचा है 31 ऑफ दिसंबर 2024 को। पढ़ लेते, देखो, मिस्टर राहुल आर एन इंडिविजुअल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑन 1 November 24 फॉर द सेल ऑफ डिजाइनर शूट्स। He obtained a valid PAN number in his name and registers himself on Amazon.com, ठीक है ना, on Amazon.com, ठीक है, an e-commerce operator for the sale of his product in India। अब देखो क्या बोल रहा है ये राहुल, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80 लाख थ्रू Amazon अप टू 31 March 25। अच्छा, Amazon ने क्या करा, क्रेडिट करा 35 लाख ऑन 31 दिसंबर को। अच्छा, 12 लाख क्रेडिट करा 1 जनवरी को, 18 लाख क्रेडिट करा 28 फरवरी को। अच्छा, फिर देखो क्या रखा है, दीज अमाउंट्स वर पेड टू राहुल ऑन 15 March 25 आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन। तो
तो देखो सीधी सी बात है 194 ओ में 194 ओ में जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है ना, टीडीएस कब करता है, क्रेडिट और पेमेंट विचेवर इज अर्लियर पे। तो जो आपका ये क्या है, क्रेडिट का डेट है, जो आपका ये क्या है, क्रेडिट का डेट है। यहाँ पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वो क्या करेगा, 0.1% टीडीएस काटेगा। तो 35 लाख का 0.1% कितना होता है, 35 लाख का 0.1% होता है 3500। अच्छा 12 लाख का 0.1% कितना होता है, 1200 होता है। और जो आपका ये 18 लाख है इसका 0.1% कितना होता है, 1800 होता है। अब सुनो मेरी बात, इन लोगों ने कहा कि भाई ऑन 31 मार्च 25 रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 15 लाख वर डायरेक्टली क्रेडिटेड इन मिस्टर राहुल का बैंक बाय द बायर्स। तो अगर बेसिकली कस्टमर क्या करते हैं, डायरेक्टली भी राहुल के अकाउंट में जो है बेसिकली क्या करते हैं, पैसा क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर बायर डायरेक्टली क्या करता है, सेलर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देता है, तो उससे भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस करना पड़ता है। तो 15 लाख में भी क्या होगा, इस 15 लाख में भी जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च 25 को 1.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो 15 लाख का 0.1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1500। तो सिंपल सी बात ये कि भी जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जो आपका Amazon.com है, उसको क्या करना पड़ेगा, इतना इतना टीडीएस इन रिस्पेक्टिव डेट पे काटना पड़ेगा। तो इधर जो है क्रेडिट के डेट पे कटेगा और इधर जो है क्या होगा, 31 मार्च को कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर के एमसीक्यू पे आते हैं। यहाँ पे समझना क्या कह रहा है भाई, मिस्टर सार्थक ने क्या, मिस्टर सार्थक क्या कर रहा है, होटल चला रहा है भाई। 3 स्टार का होटल है, एक लेक व्यू, ठीक है ना, और दूसरा 3 स्टार का होटल है सी व्यू। अब सुनो मेरी बात, इस लेक व्यू के होटल से प्रॉफिट कितना है, 95 लाख का है। तो इधर लिख लेता हूं मैं भाई, इस लेक व्यू हॉस्पिटल से प्रॉफिट कितना है, 95 लाख का प्रॉफिट है। और ये जो आपका सी व्यू होटल है, इधर से लॉस कितना है, इधर से लॉस है जो है आपका 35 लाख का है। ठीक है, तो सार्थक 2 होटल चला रहा है, ठीक है ना, एक भोपाल में चला रहा है और एक मुंबई में चला रहा है। दोनों क्या है, 3 स्टार होटल है, मतलब 35 एडी में फॉल करता है। क्या करता है, 35 एडी में फॉल करता है। चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, सेक्शन 35 एडी। तो सेक्शन 35 एडी में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट 2 स्टार कैटेगरी का होटल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दोनों होटल हैं, यहाँ पे जो दोनों होटल हैं 35 एडी का डिडक्शन लेने के लिए क्या है, एलिजिबल है। अब सुनो मेरी बात, एक से तो प्रॉफिट है 95 लाख का और दूसरे से लॉस है कितना, 35 लाख का। तो सार्थक की अगर मैं नेट इनकम निकालना चाहूँ तो कितनी निकलेगी, तो सीधी सी बात है 95 माइनस 35। देखो ये रहा 95 माइनस 35 कितना हो गया, 95 माइनस 35 हो गया 60 लाख। ठीक है ना, तो सार्थक की बिजनेस इनकम कितनी निकलेगी, सार्थक की जो बिजनेस इनकम है वो निकलेगी 60 लाख। आपने पढ़ रखा है कि लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो सार्थक के जो दोनों बिजनेस है वो क्या है, 35 एडी के जो है 35 एडी के बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे आनंद की, अखंड की। देखो क्या कर रहा है, अखंड एक हॉस्पिटल चला रहा है, ठीक है ना, मुंबई में, जिसकी बेड कैपेसिटी कितनी है, 50 बेड है। ठीक है ना, तो देखो मैं देख लेता हूं कि भाई एक जो हॉस्पिटल है वो कितने का है, 50 बेड का है। अच्छा इधर से जो है इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 54 लाख का। देखो ये रहा 54 लाख का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अखंड का एक हॉस्पिटल है जिसकी बेड कैपेसिटी कितनी है, 50 है, मुंबई में है। अच्छा इधर से जो है इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 54 लाख का हो रहा है। अब सुनो, इसका एक और हॉस्पिटल है, इसका क्या है, एक और हॉस्पिटल है, देखो ये रहा, इसका एक और हॉस्पिटल है, कहां पर, भोपाल में, जिसकी बेड कैपेसिटी कितनी है, जिसकी बेड कैपेसिटी है 120। देखो ये रहा भाई 120 बेड का है। अच्छा इधर से लॉस कितने का हो रहा है, इधर से लॉस हो रहा है 25 लाख का। लॉस कितने का हो रहा है, 25 लाख का हो रहा है। देखो ये रहा लॉस फ्रॉम हॉस्पिटल कितना है, 25 लाख है। ठीक है, तो एक हॉस्पिटल है आपका हार्टलाइन जिससे प्रॉफिट कितना है, 54 लाख का है। एक हॉस्पिटल जिसका नाम है फिट केयर, इधर से लॉस कितना है, 25 लाख का है। अब सुनो मेरी बात, 35 एडी भाई ये दोनों क्या है, ये दोनों हॉस्पिटल है, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस तो है। इधर मैं लिख लेता हूं भाई, दोनों क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस तो है। अच्छा क्या 35 एडी के डायरेक्शन के लिए एलिजिबल है क्या, तो 35 एडी के डायरेक्शन के लिए कंडीशन क्या है भाई, मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम 100 बेड्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो आपका सेकंड वाला होटल है ये तो 35 एडी का डायरेक्शन ले सकता है, लेकिन जो फर्स्ट वाला हॉस्पिटल है वो जो है 35 एडी का डायरेक्शन नहीं ले सकता। तो ये मैंने होटल बोल दिया, क्या है, ये हॉस्पिटल है। तो ये वाला हॉस्पिटल 35 एडी का डायरेक्शन ले सकता है, ये नहीं ले सकता। अब आ जाओ, देखो अब मुझे बताओ भाई क्या अपन इधर से जो है नेट कर लें क्या। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था, देखो ये रहा कि लॉस ऑफ 35 एडी का बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ 35 एडी का बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 35 एडी और नॉट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखो भाई जिधर से लॉस हो रहा है वो तो 35 एडी के लिए एलिजिबल है, लेकिन जिधर से मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो 35 एडी के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन वो क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस तो है। तो अपन क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ कर सकते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि लॉस फ्रॉम द बेसिकली स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ, ठीक है ना, अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन और नॉट। तो जो आप जिस बिजनेस से आप सेट ऑफ करना चाह रहे हो, ठीक है ना, वो भले ही 35 एडी के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस है, ठीक है ना, तो भी क्या कर सकते हो, आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो इधर होना क्या चाहिए था, 54 माइनस 25 बोले तो 29 लाख। 29 लाख क्या होना चाहिए था, टैक्सेबल होना चाहिए था, लेकिन आईसीआई ने गड़बड़ कर रखी है। आईसीआई क्या बोलती है, देखो आईसीआई बोलती है कि भाई देखो पहले वाले केस में तो 60 लाख होगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो आपका सार्थक है उसके केस में तो 60 लाख होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे वाले केस में, अखंड के केस में आईसीआई ये बोलती है कि भाई देखो आप जो है इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपका करंट में बिजनेस इनकम होगा 54 लाख, इस लॉस को आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आईसीआई बोलती है कि भाई देखो अखंड के केस में बिजनेस इनकम होगी 54 लाख की और 25 लाख का लॉस जो है वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन
आईसीआई ने जो ये कर रखा है वो गड़बड़ है। भाई आंसर क्या होना चाहिए, भाई बिजनेस इनकम होनी चाहिए 60 लाख की सार्थक के हाथ में, और बिजनेस इनकम होनी चाहिए 29 लाख की अखंड के हाथ में। ठीक है, तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने आपको ये बताया कि आंसर क्या होना चाहिए, C4 कैट होना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो आप जो है मुझे क्या करना, रीजन कमेंट में बता देना। बाकी मैंने आपको क्या करा है, बाकी मैंने आपको जो है बेसिकली पूरा प्रोविजन पढ़ा दिया है। तो जो आपका बेयर एक्ट है, जो आपका आईसीआई मॉड्यूल है, वहां पे साफ साफ इन लोगों ने ये चीज क्या रखी है, ये वर्ड साफ साफ इन लोगों ने क्या रखा है कि भाई इररिस्पेक्टिव वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन और नॉट, आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। तो मैंने रीजनिंग के बेसिस पे लॉजिकली मैंने आपको पूरा बता दिया कि भाई आंसर क्या होना चाहिए। तो आंसर होना चाहिए C4 कैट, लेकिन आईसीआई ने क्या कर रखा है, A फॉर एप्पल दे रखा है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। तो यहाँ पे जो अपनी MTB 2 भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ऑल राइट।